हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 सोशल साइंस की जो हमारी नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका ये जो चैप्टर नंबर 2 दिया गया है, रीसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप, इस चैप्टर का भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स देने वाला हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक है, बट आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं आपको इस नोट से पढ़ाने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे तो है ये टफेस्ट चैप्टर, बट अगर आप इस नोट से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, और जहाँ पर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है आपको बोरिंग भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और अगर आपको और भी चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे सबकी वीडियोज़ आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नोट्स अगर डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में देखना, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह देते रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर सबसे पहले अगर देखो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर एक टाइमलाइन दिखाया गया है। अब ये जो टाइमलाइन है अगर आप देखो तो यहाँ 1200 से लेके 1480 तक दिखाया गया, बट ऐसा मत सोचना कि ये जो टाइमलाइन है ये यहीं तक है। ये जो टाइमलाइन है ये आगे और भी कंटिन्यू है, और ये 1800 तक का दिखाया गया है। मतलब कि ये जो टाइमलाइन है ये 1200 से 1800 तक का दिखाया गया है, और ये भारत का ये मिडिवल पीरियड कहलाता है, याद रखना। ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सब आपको जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब अभी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो दिया गया है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होती है। देन इसके बाद 1326 में री इस्टेब्लिशमेंट होती है मेवाड़ किंगडम का। फिर 1336 में विजयनगर अम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है। फिर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अटैक करा। 1498 में पोर्टुगीज़ लोग जो है भारत पे अराइव करते हैं, भारत में आते हैं पोर्टुगीज़ लोग। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर ये कंटिन्यू रहता है। फिर यहाँ पर दिया गया है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। पानीपत एक जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला युद्ध होता है जिसमें बाबर जो है वो जीत जाता है और मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करता है। इसके बाद 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें अकबर जीतता है। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा होता है जिसके कारण विजयनगर सिटी का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देन इसके बाद 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है जिसमें महाराणा प्रताप को ज़बरदस्ती से रिट्रीट करा जाता है। देन इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़े तो यहाँ पर 1671 में दिया गया है बैटल ऑफ सराय घाट होता है जिसमें जो अहम लोग होते हैं ये मुगल्स को हराते हैं। इसके बाद 1699 में फॉर्मेशन होता है खालसा का। किसके द्वारा करा जाता है खालसा का फॉर्मेशन? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करा जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो 1754 में मराठा का शुरुआत होता है। ठीक है, मराठा दिल्ली पे मराठा कंट्रोल का शुरुआत होता है, जो कि ये हम इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल कवर नहीं करने वाले हैं, ये हम आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। देन 1799 में सिख एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल अभी हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये बुक में अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स अभी आपने देखे, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट देखे या जितने भी बैटल देखे, ये सब अभी हम इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया गया है कि व्हाट डज मेडिवल मीन। मेडिवल का मतलब क्या होता है? तो द वर्ड मेडिवल मीन्स बिटवीन टू एजेस। दो एजेस के बीच के समय को मेडिवल कहा गया है। जैसे ऊपर में भी मैंने यहाँ पर दिखाया था ना कि दो एजेस के बीच का समय क्या था, ये क्या कहलाता है? ये मेडिवल कहलाता है। ठीक है, आगे दिया गया है द वर्ड फर्स्ट यूज्ड फॉर यूरोपियन हिस्ट्री। ये जो मेडिवल वर्ड है ये पहली बार यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज़ करा गया था। फ्रॉम 5th सेंचुरी ऑफ सी से लेकर 14-16 सेंचुरी तक ओल्ड आर्ट एंड नॉलेज वेयर डिस्कवर्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया है? ये जो मेडिवल वर्ड है पहली बार यूरोपियन हिस्ट्री में यूज़ करा गया था। कब से कब तक? 15 सेंचुरी CE से 14-16 सेंचुरी CE सेंचुरी तक, 14-16 सेंचुरी तक। 5th सेंचुरी में क्या था यहाँ पर दिया गया, याद रखना। यूरोपियन हिस्ट्री में जो 5th सेंचुरी था इसमें रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ था, रोमन एम्पायर का एंड हुआ था।
और ये जो 14-16 सेंचुरी की बात करी गई है ये रिनाइसेंस पीरियड था। रिनाइसेंस पीरियड कहने का मतलब है कि ये वैसा समय जिस समय ओल्ड आर्ट और नॉलेज दोबारा से रीडिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, उसको बोला गया है रिनाइसेंस पीरियड। तो 14-16 सेंचुरी जो था वो रिनाइसेंस पीरियड था यूरोप का, और 15 सेंचुरी में रोमन अम्पायर एंड हुआ था, और इसके बीच के समय को क्या बोला गया, मिडिवियल पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है पीपल यूज टू बिलीव दैट मिडिवियल पीरियड वाज अ डार्क एज। देखो, लोगों का ऐसा मानना है कि जो मिडिवियल पीरियड है ये डार्क एज था। क्यों डार्क एज कहा गया मिडिवियल पीरियड को? बिकॉज अ टाइम वेन देयर वाज नो प्रोग्रेस, क्योंकि ये जो समय रहा इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई आइडियाज़ नहीं आए या फिर कोई भी मॉडर्न साइंस नहीं आई थी, इस वजह से इसको डार्क एज कहा गया है। आगे है कि इंडियाज़ हिस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन हिस्ट्री। जो इंडिया की हिस्ट्री है अगर देखा जाए तो यूरोपियन की हिस्ट्री से बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो यूजिंग द सेम वर्ड मेडिवल फॉर इंडिया इज़ नॉट परफेक्ट। इसीलिए अगर हम मेडिवल का अगर इस सेम वर्ड का यूज़ करें तो इंडिया के लिए तो ये परफेक्ट नहीं है। हिस्टोरियंस डू नॉट फुली एग्री ऑन व्हाट ईयर्स आर मेडिवल इन इंडिया। हिस्टोरियंस ये फुली एग्री नहीं करते हैं कि किस ईयर को मेडिवल कहा जाए भारत में। इन दिस बुक, इस बुक में मेडिवल पीरियड मीन्स, मेडिवल पीरियड का मतलब है 11th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी, जो कि टाइमलाइन में भी दिखाया गया था। हालांकि टाइमलाइन में 1200 से लेकर 1800 तक का दिखाया गया है, बट हम अगर इस बुक की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें हम 11th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक को हम मेडिवल पीरियड कहेंगे भारत का। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला टॉपिक आपका दिया गया है, कि इन द अर्ली, नहीं ये टॉपिक नहीं है, पहला टॉपिक आगे शुरू होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर फिर दिया गया है कि इन द अर्ली 11th सेंचुरी इंडिया हिस्ट्री बिगेन टू चेंज। अर्ली 11th सेंचुरी में मतलब 11th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ था कि इंडिया की जो हिस्ट्री थी, इंडिया की हिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो गई थी। पीपल फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स। देखो, ये एक माउंटेन है जो कि ये अफगानिस्तान साइड में है, मतलब अफगानिस्तान इंडिया के बीच में है। ठीक है ना, तो इधर से क्या हुआ था कि कुछ लोग यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स की ओर से कुछ लोग जो है ये भारत में प्रवेश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इंडियाज पॉलिटिकल मैप चेंज, जिसके वजह से जो भारत की पॉलिटिकल मैप है ये चेंज होती गई। न्यू किंग्स एंड न्यू किंगडम्स वेयर फॉर्म, नए नए किंग्स और नए नए किंगडम्स बनने लगे। दिस पीपल वेयर मोस्टली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये जो पीपल्स है वो मोस्टली किधर के थे, सेंट्रल एशिया के थे। दे वेयर ऑफ टर्किक और अफगान बैकग्राउंड। ये जो लोग थे ये टर्किक या फिर अफगान बैकग्राउंड के थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई डिड दे कम टू इंडिया। ये लोग भारत क्यों आए थे, भारत में ये लोग क्यों आए थे? तो इंडिया की रिचनेस को देखकर ये भारत आए थे कि इंडिया में बहुत अमीरी है, बहुत धन है, बहुत पैसा है, या फिर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए आए थे, अपना क्षेत्र बढ़ाने आए थे भारत में, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए आए थे, और कहीं कहीं वायलेंस भी फैलाने के लिए लोग आए थे। ठीक है, हिंसा फैलाने। चलिए यहाँ से अपना पहला टॉपिक अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिया गया बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है? तो इन 1192 में, डेट याद रखते जाना, 1192 में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के राजा थे, इनको मोहम्मद गौरी द्वारा हरा दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा देता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में हरा दिया। आफ्टर हिज डिफीट, इनको हराने के बाद जो दिल्ली सल्तनत है इसकी शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है जब पृथ्वीराज चौहान हारता है मोहम्मद गौरी से। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हु रूल्ड इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसने रूल्ड करा? तो द दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाई, दिल्ली सल्तनत में किसने किसने रूल्ड करा? तो 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल्ड करा। दिल्ली सल्तनत में 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल्ड करा। ये सभी के सभी तर्किक अफगान ओरिजिन के थे। जैसे कि मैंने शुरू में भी तो आपको बताया था कि जो हिंदू कुश माउंटेन की ओर से आए थे तो वो अफगानिस्तान का में से ही मतलब हुआ ना, अफगानिस्तान के पार से ही आए हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पे दिया गया जितने सब ये सब लोग थे ये तर्किक अफगान ओरिजिन के लोग थे। ठीक है, अच्छा 5, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत जो है ये 5 डिफरेंट डायनेस्टीज
5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ के रूल, मतलब 5, इसमें 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ के लोगों ने रूल करा। तो ये 5 डायनेस्टीज़ कौन कौन से थे, नाम याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे, जैसे मामलुक डायनेस्टी, ठीक है, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, मामलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। दूसरा है खिलजी डायनेस्टी, इसने भी रूल करा। तीसरा है तुगलक डायनेस्टी, इसने भी रूल करा। फोर्थ है सईद डायनेस्टी, इसने रूल करा। और पांचवा है लोधी, या फिर इसको लोधी भी बोला जाता है, लोधी डायनेस्टी, इसने रूल करा। तो ये 5 डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत पर रूल करा था। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर दिया गया, द दिल्ली सल्तनत डिड नॉट रूल ऑल ओवर ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया। देखो जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत पूरे भारत पर रूल नहीं कर सका। ओनली सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही जो कुछ पार्ट थे वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ सके। न्यू किंगडम्स रेसिस्टेड देयर रूल, जो नए किंगडम्स थे ये इनके रूल्स को मानने से इनकार कर दिया, जैसे कि ईस्टर्न गंगा जो ईस्ट में था और होयसाला जो कि साउथ इंडिया में था। इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत का जो भी रूल था उसको मानने से इनकार कर दिया। द किंगडम्स दैट रेसिस्टेड द दिल्ली सल्तनत बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंगडम्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को मतलब इनकार करा, जो किंगडम्स थे, मतलब ये जो किंगडम्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को मानने से इनकार करा था, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बन गए आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के। याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है अब सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कैसे बनते थे, कौन थे? देखो दिया गया 2 आउट ऑफ 3 सुल्तान टुक पावर बाय किलिंग द ओल्ड सुल्तान। देखो इसमें क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान बनते थे, तो इसमें से जो दिया गया है कि 3 में से जो 2 सुल्तान होते थे वो अपने पुराने सुल्तान को मार कर ही बनते थे। जैसे कोई सुल्तान है जो राज कर रहा है, तो अब जो अगला सुल्तान बनता है ना, तो वो इसको मार कर ही बनता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि 3 में से 2 सुल्तान ऐसे होते थे जो कि पुराने सुल्तान को मारकर ही पावर में आते थे। आगे है ईच सुल्तान रूल्ड फॉर ओनली अबाउट 9 ईयर्स। एक जो सुल्तान होता था, मतलब प्रत्येक जो सुल्तान होता था वो उसकी जो रूल होती थी वो लगभग 9 साल तक ही होती थी, 9 साल तक ही राज कर पाता था। सुल्तान्स वांटेड टू मेक देयर किंगडम बिगर, जो सुल्तान्स होते थे वो चाहते थे कि अपने किंगडम्स को बड़ा करना। सो दे डिड मिलिट्री अटैक, वो मिलिट्री अटैक या फिर मिलिट्री कैंपेन चलाते थे। दे अटैक्ड विलेजेस एंड सिटीज़, वो विलेजेस और सिटीज़ पर अटैक करते थे। दे ब्रोक टेम्पल्स एंड डिस्ट्रॉयड स्कूल्स एंड लर्निंग प्लेसेस, वो टेम्पल्स को तोड़ देते थे, स्कूल या फिर लर्निंग जो प्लेसेस होते थे उनको डिस्ट्रॉय करते थे ये सुल्तान लोग, ओके। अब आगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी लेड मैनी मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स करे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। ही अटैक्ड मैनी सिटीज़ एंड लूटेड, यानी प्लंडर डैम, इसने बहुत सारे सिटीज़ पर अटैक करा और उनको लूटा भी। प्लंडर्ड का मतलब होता है लूटना, ठीक है। ऐसे प्लंडर्ड की जगह पे हम दूसरा वर्ड लूटेड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी टाइम में मंगोल आर्मीज ट्राइज टू इन्वेड इंडिया। इसी समय में जो मंगोल आर्मीज थे इसने भारत पर, मतलब भारत पे मंगोल आर्मी ट्राई टू मतलब आक्रमण करने का प्रयास करा। इसी समय जो मंगोल आर्मीज थे इन्होंने भारत पे आक्रमण करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी स्टॉप्ड मल्टीपल मंगोल इन्वेजन। लेकिन क्या होता है कि जो भी ये मंगोल आक्रमण कर रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके बहुत सारे आक्रमण को रोका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आगे है हु वाज मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था? तो मलिक कफूर वाज ए स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो मलिक कफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, स्लेव था, ठीक है। हालांकि बाद में ये एक पावरफुल आर्मी जनरल बन गया। आगे है ही एक्सपेंडेड द दिल्ली सल्तनत टू साउथ इंडिया। ये जो मलिक कफूर है इसने दिल्ली सल्तनत को साउथ इंडिया तक एक्सपेंड करा। मलिक काफूर अटैक्ड मैनी हिंदूज रिलीजियन प्लेसेस।
मलिक काफूर ने बहुत सारे हिंदू रिलीजियन प्लेसेस पर अटैक करा, जैसे कि श्रीरंगम में, मदुराई में, चिदम्बरम में या फिर पॉसिबली रामेश्वरम में भी। इन सभी जगह पे मलिक काफूर ने अटैक करा था। आगे यहाँ पर दिया गया है कि अ फ्यू डिकेड्स लेटर, कुछ डिकेड्स बाद यानी कुछ दशकों बाद, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको तुगलक मतलब तुगलक जो है आप ऐसे इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, वही यहाँ पर दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड दिल्ली। कुछ डिकेड्स बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दिल्ली में रूल्ड करा एंड एक्सपेंड द दिल्ली सल्तनत टेरिटरीज, और दिल्ली सल्तनत के टेरिटरी क्षेत्र को एक्सपेंड करा। ही मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। देखो इसने क्या करा कि भारत की जो कैपिटल हो क्या है, दिल्ली है, ठीक है, हम जानते हैं। तो इसने क्या करा था कि भारत की कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करा। दौलताबाद जो है ये देवगिरी में है। आज के अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के पास ये देवगिरी है, वहाँ पर ये दौलताबाद है। तो जो कैपिटल है ये दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। इसका मानना था, ही थॉट, उसने सोचा कि दिस प्लेस इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, जो प्लेस है इंडिया का सेंटर है, सो इट वुड बी ईजियर टू कंट्रोल द होल एम्पायर, तो पूरे एम्पायर पर कंट्रोल करना आसान होगा, ठीक है। इसी वजह से इसने दिल्ली से दौलताबाद जो है कैपिटल को मूव करा, मतलब शिफ्ट करा। पीपल वेयर फोर्स टू वॉक 1,000 किलोमीटर टू रीच द न्यू कैपिटल। जो लोग थे वो 1,000 किलोमीटर तक पैदल उनको चलना पड़ा था, 1,000 किलोमीटर तक जाना पड़ा था ज़बरदस्ती से, ठीक है, क्योंकि अब कैपिटल चेंज हो गया तो वहाँ पर जाना पड़ा। 1,000 किलोमीटर, समझ रहे हो। लेटर ही प्लान फेल्ड, बाद में हालांकि इनका जो प्लान है वो फेल हो जाता है। एंड ही मूव द कैपिटल बैक टू दिल्ली, और दोबारा से जो कैपिटल है इन्होंने दिल्ली ही फिर से मूव कर दिया। मैनी पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस दौरान बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ही इंट्रोड्यूस्ड चीप कॉपर कॉइन्स एंड सेड दे वुड हैव द सेम वैल्यू एज गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। इन्होंने एक सस्ता कॉपर का कॉइन शुरू किया। इन्होंने एक इन्होंने शुरू करा एक कॉपर का कॉइन्स, और उन्होंने कहा कि इनका सेम वैल्यू होगा जैसे कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का होता है। जिस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू होती है ना, तो इन्होंने भी एक सस्ते कॉपर कॉइन्स की भी शुरुआत करी, और उनका कहना था कि इनका गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के जैसा ही सेम वैल्यू होगा। ये किसने शुरू किया था, ये कॉपर कॉइन्स को किसने शुरू करा था, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे किनके बारे में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ध्यान रखना, ये जो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सस्ते कॉपर कॉइन शुरू करा, और इसका गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के जैसा सेम वैल्यू था। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है कि द आइडिया वाज गुड, आइडिया तो अच्छा था, बट लोगों ने क्या करा, इस कॉपर के कॉइन का फेक कॉइन बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मार्केट में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और जो इकोनॉमी है ये डिक्लाइन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन तो समझ रहे हो ना, इकोनॉमी घटने लगी, कम होने लगी। आगे अब यहाँ पर जो सुल्तान्स की लाइफ स्टाइल्स होती थी वो भाई कैसी होती थी। तो जो सुल्तान्स और जो नोबल्स लोग होते थे, नोबल्स मतलब वही जो अमीर लोग होते थे, और जो सुल्तान्स होते थे ये लग्जरियस लाइफ जीते थे, ठीक है। ये अमीर प्लेसेस, रिच प्लेसेस में रहते थे, फैंसी क्लॉथ्स पहनते थे, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे। आगे है इनके वेल्थ का क्या सोर्सेज था, मतलब ये जो सुल्तान से इनको पैसे कहाँ से मिलते थे, सोर्सेज क्या था। तो ये मिलिट्री कैंपेन्स के द्वारा मतलब लूट कर ले आते थे पैसे। अच्छा, लोग कॉमन पीपल्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाते थे, ठीक है, या फिर किसी एरिया को इन्होंने जीत लिया, कॉन्कर कर लिया, और फिर वहाँ से जो भी पैसा था वो अपने पास रख लिया। कॉन्कर मतलब होता है जीत हासिल करना। तो किसी एरिया पे ये जीत हासिल करके पैसे कमा लेते थे छीन छान करके। सम स्लैब ट्रेड वाज सोल्ड टू सेंट्रल एशिया, अच्छा कुछ गुलामों को बेच कर भी ये सेंट्रल एशिया में कुछ गुलामों को बेच कर भी पैसे वहाँ से भी ये कमा लेते थे। तो इनके वेल्थ के ये सब सारे सोर्सेज थे सुल्तान्स के। अब यहाँ पर आगे एक टर्म दिया गया है आइकनोक्लाज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइकनोक्लाज्म क्या होता है, तो आइकनोक्लाज्म का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग और ब्रेकिंग रिलीजियस इमेजेस। रिलीजियस इमेजेस, आइडल्स या फिर सिंबल्स,
इन सब को डिस्ट्रॉय करना, ब्रेक करना कहलाता है क्या? आइक्नोक्लाज्म। आगे एक और टर्म है जिजिया टैक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिजिया टैक्स क्या था? ये एक स्पेशल प्रकार का टैक्स था जो कि नन मुस्लिम लोगों पर लगाया गया था, जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर लगाया गया था। ठीक है, कुछ सुल्तानों ने जिजिया टैक्स लगाए थे। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इनको प्रोटेक्शन करना। जो जिजिया टैक्स देता था तो चलो वो प्रोटेक्ट रहेगा, उसको कुछ नहीं करा जाएगा। या फिर आर्मी ड्यूटी में छूट देना। आर्मी ड्यूटी कहने का मतलब है, पहले क्या था कि लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भेज दिया जाता था लड़ने के लिए, तो उसमें छूट है कि चलो ठीक है, अगर तुम जिजिया टैक्स देगा तुमको आर्मी में हम नहीं भेजेंगे, तो इसलिए जिजिया टैक्स लगता था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया तैमूर अटैक ऑन दिल्ली। तैमूर ने दिल्ली पर अटैक करा था 14th सेंचुरी के एंड में। क्या होता है? तैमूर वाज अ पावरफुल एंड क्रूअल रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो तैमूर था ये एक पावरफुल और एक क्रूर राजा रूलर था सेंट्रल एशिया से। ही केम टू इंडिया एंड अटैक्ड दिल्ली। ये भारत आता है और दिल्ली पे अटैक करता है। ही सेड ही केम टू, वो आता है मतलब वो कहता है कि वो आया है, क्यों आया है? टू टू फाइट नन मुस्लिम्स एंड लूट देयर मनी। वो कहता है कि वो आया है भारत ताकि वो नन मुस्लिम को के साथ फाइट करे और पैसा लूटे। बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया। थाउजेंड्स वेयर मेड स्लेव्स, हज़ारों लोगों को उसने गुलाम बना लिया। तैमूर लुक टुक अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड देन लेफ्ट इंडिया। जो तैमूर था वो भारत से बहुत सारा पैसा, बहुत सारे धन लूट लिया और फिर वो भारत छोड़ दिया। अब आगे है तैमूर के बाद क्या हुआ? तैमूर के बाद जो है वो लोदीज पावर में आता है। लोदीज, ठीक है। तो आफ्टर द डिस्ट्रक्शन लोधी डायनेस्टी टुक पावर। तैमूर के डिस्ट्रक्शन के बाद लोधी पावर में आता है। लोधीज वेयर द लास्ट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो लोधी था ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। अगर आपसे पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? लोधीज। ठीक है, बट दिस टाइम, इस समय क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अदर इंडियन किंग्स स्टार्टेड टेकिंग बैक देयर एरियाज। और जो दूसरे इंडियन किंग्स थे इन्होंने जो भी एरियाज थे उसको उन्होंने लेना वापस कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे का टॉपिक है रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। दिया क्या है? द दिल्ली सल्तनत ट्राइड टू रूल ऑल ओवर इंडिया। जो दिल्ली सल्तनत है इन्होंने कोशिश करा कि ये पूरे भारत में रूल करे, बट दे कुड नॉट टेक कंट्रोल ऑफ वन किंगडम। लेकिन इन्होंने जो भी दिल्ली सल्तनत जो भी सोचते थे कि ये पूरे भारत में रूल करे, लेकिन एक रीजन था, मतलब एक किंगडम था जिस पर इन्होंने कभी भी कंट्रोल नहीं कर सका, और वो किंगडम था द ईस्टर्न गंगा किंगडम, यानी कि कलिंगा। कलिंगा में इन्होंने कभी भी रूल नहीं कर सका। क्यों? आगे यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है हु वाज नरसिम्हा देवा वन। नरसिम्हा देवा वन कौन था? तो कलिंगा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा, बस आगे देखते रहो। तो ये ईस्टर्न गंगा किंगडम का किंग था। ठीक है, मिड्स 13th सेंचुरी के में ये ईस्टर्न गंगा किंगडम का किंग था नरसिम्हा देवा। ही स्टॉप्ड मैनी अटैक्स बाय द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कई बार अटैक करा था, लेकिन ये नरसिम्हा देव ने इनके अटैक्स को कई बार रोका। ही डिफीटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। ये गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको हराया। ही प्रोमोटेड आर्ट एंड कल्चर। इन्होंने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करा। टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्रीज। अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने कोणार्क सन टेम्पल बिल्ड करा था, जो कि ये आज के उड़ीसा में है, प्रेजेंट डे उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये किसने बनाया था? नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था। नाम याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर नीचे में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड साउथ इंडिया। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये अब साउथ इंडिया पे अटैक करता है। तो बिकॉज साउथ इंडिया वाज रिच एट दैट टाइम, उस समय जो साउथ इंडिया था वो काफ़ी रिच था, पैसा बहुत ज़्यादा था। तो होयसालाज रूल्ड साउथ इंडिया, जो कि आज का प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। होयसालाज जो है साउथ इंडिया में रूल करता था। दे स्टॉप द अटैक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत के अटैक को, हमले को कई बार रोका। बिकॉज ऑफ मैनी अटैक्स, बहुत सारे अटैक्स होने के कारण और इंटीग्रल फाइट्स होने के कारण
जो होयसालास थे ये कमज़ोर हो गए। तो अराउंड 1350 में होयसाला की जो रूल होती है ये ख़त्म हो जाती है। अराउंड 1350 में होयसाला का रूल ख़त्म हो गया और एक नया और पावरफुल किंगडम तैयार हुआ बना, जिसका नाम था विजयनगर अम्पायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है स्टोरी ऑफ द होयसाला। अच्छा, ये होयसाला का जो ये नाम पड़ा, इसके पीछे का क्या स्टोरी है ये यहाँ पर दिया गया है। तो होयसालास वाज अ ओल्ड किंगडम इन साउथ इंडिया। होयसाला एक ओल्ड किंगडम है, एक पुराना किंगडम है साउथ इंडिया का, मतलब है नहीं था। होयसाला एक पुराना किंगडम था साउथ इंडिया का। देयर सिंबल यानी कि जो इम्बेलन है ये दिखाता है जो मैन है ये लाइन के साथ फाइट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप फिगर में देख रहे होगे। एक फोक स्टोरी के अनुसार, एक फोक स्टोरी जो है ये कहता है कि देयर वाज अ बॉय नेम्ड सला। एक बॉय था जिसका नाम था सला। वन डे, एक दिन, अ लायन अटैक्ड हिज गुरु। एक जो लायन है इसके गुरु पे अटैक कर देता है, मतलब इसके टीचर पे अटैक कर देता है। द गुरु साउटेड, जो गुरु है वो चिल्लाता है होई सला ऐसे करके वो चिल्लाता है, जिसका मतलब होता है मारो मारो। ठीक है, स्ट्राइक सला ऐसे करके, स्ट्राइक सला। तो होई सला, होई का मतलब क्या हुआ, स्ट्राइक मारो। तो साला फाउट द लायन एंड सेव्ड हिज गुरु। तो जो सला होता है वो लायन के साथ फाइट करता है और अपने गुरु को बचाता है। तो जिसके बाद से इस डायनेस्टी का नाम क्या होता है, होयसालास। ठीक है, तो ये एक फॉल्क स्टोरी है होयसाला नाम पढ़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत सेवरल न्यू स्मॉलर सल्तनत्स वेयर फॉर्म्ड इन डिफरेंट रीजन्स। तो दिल्ली सल्तनत के रूल के दौरान बहुत सारे सेवरल न्यू स्मॉलर छोटे छोटे सल्तनत्स भी बने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। जैसे एग्जांपल दिया गया है, जैसे बहामनी सल्तनत बना था डेक्कन रीजन में। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था मिड 14 सेंचुरी में। 14 सेंचुरी के मिड में ये बहामनी सल्तनत की शुरुआत हुई थी डेक्कन रीजन में। पावरफुल सल्तनत्स ऑल्सो इमर्ज्ड इन गुजरात, बंगाल एंड अदर रीजन। कुछ पावरफुल सल्तनत भी उभरे गुजरात, बंगाल और कुछ रीजन्स में। दीज न्यू सल्तनत्स रूल्ड ऑन देयर ऑन। ये जो सल्तनत से ये अपना खुद का रूल करते थे। एंड समटाइम्स फॉर्म्ड अलाइंसेज। ये जो सल्तनत्स होते, जो छोटे जितने भी छोटे छोटे अभी हमने सल्तनत्स की यहाँ पे बात करी, इनकी अपनी ये अपना अलाइंसेस फॉर्म कर लेते थे, या फिर कई बार तो ये एक दूसरे से ही लड़ लेते थे। ये जितने छोटे छोटे सल्तनत्स थे ये अपने आप या तो कभी अलायंस बन गए, कभी खुद से एक हो गए, या फिर कभी एक दूसरे के साथ इन्होंने वॉर भी कर लेता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया गया है राजस्थान डिड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो राजस्थान है वो कभी भी दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं आया, कभी भी राजस्थान दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं आया। इन द 15th सेंचुरी राणा कुंभा द जो कि रूलर थे मेवर के। 15th सेंचुरी में राणा कुंभा जो कि रूलर थे मेवर के स्टॉप्ड अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एंड अदर सल्तनत। तो इन्होंने कई बार जो भी दिल्ली सल्तनत ने राजस्थान पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन जो राणा कुंभा थे इन्होंने अटैक को रोका। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अटैक को रोका या फिर दूसरे सल्तनत के अटैक को रोका। एंड प्रोटेक्टेड हिज किंगडम सक्सेसफुली, और अपने किंगडम्स को सक्सेसफुली प्रोटेक्ट करा। आगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, याद रखना कि जो कुंभलगढ़ फोर्ट है वो राणा कुंभा ने ही बिल्ड करा था। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट जो है राणा कुंभा ने ही बिल्ड करा था। ये यहाँ पर देख रहे हो, ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, आगे दिया गया है 15th सेंचुरी में ये फोर्ट जो है ये बिल्ड करा था राणा कुंभा में अरावली हिल्स में। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट राणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में बिल्ड करा था। ये कहाँ है कुंभलगढ़ फोर्ट, अरावली हिल्स में। आगे है कुंभलगढ़ फोर्ट इज अ फेमस फॉर इट्स मैसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। अगर आपसे पूछ दे कि ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है अपने 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल के लिए, जो कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस वॉल है पूरे वर्ल्ड का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया गया है विजयनगर अंपायर के बारे में। अब यहाँ से विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। तो एंड ऑफ 14th सेंचुरी में द दिल्ली सल्तनत वाज बिकमिंग वीक। जो दिल्ली सल्तनत है ये कमज़ोर होते गया। एट दैट टाइम, इस टाइम दो ब्रदर्स थे, एक था हरिहरा और दूसरा था बुक्का। दो ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का वर्कड फॉर द दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत के लिए काम करते थे। ठीक है,
मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के ये गवर्नर्स थे। ये हरिहरा और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के ये गवर्नर्स थे। हालांकि बाद में इन्होंने क्या करा कि दिल्ली के ऑर्डर को मानने से रोक मतलब इनकार कर दिया, नहीं मानने लगे हरिहरा और बुक्का। और इन दोनों भाइयों ने अपना एक नया ही किंगडम शुरू कर दिया जिसका नाम था विजयनगर अम्पायर। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि विजयनगर अम्पायर की शुरुआत कैसे हुई। दिस एम्पायर बिकेम अ पावरफुल किंगडम इन साउथ इंडिया। ये जो अम्पायर है ये साउथ इंडिया का एक पावरफुल किंगडम बन के निकला। चलो आगे है स्टोरी ऑफ मेकिंग हम्पी एज कैपिटल ऑफ विजयनगर अम्पायर। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि ये जो विजयनगर अम्पायर है इसकी जो कैपिटल थी क्या थी, हम्पी थी। तो ये हम्पी नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हरिहरा एंड बुक्काव जो कि विजयनगर अम्पायर का फाउंडर्स था, अभी हमने पढ़ा, सॉ समथिंग सरप्राइजिंग एट हम्पी। इसने हम्पी पे कुछ सरप्राइजिंग चीज़ देखी। हम्पी जो आज के है कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना। तो हरिहरा और बुक्का ने इन्होंने हम्पी में कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें देखी। क्या देखी? तो अ हेयर टर्न्ड अराउंड एंड चेज्ड हंटिंग डॉग्स। एक जो हेयर है, एक जो खरगोश था, ये क्या कर रहा था कि कुछ जो शिकारी कुत्ते थे ना उनके झुंड को ये पीछा कर रहा था, ठीक है। तो दिस सिम्बोलाइज्ड स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। अब भाई मान के चलो कोई खरगोश कुत्ता को पीछा कर रहा है तो ऑब्वियसली किस चीज़ को सिम्बोलाइज करेगा, ये स्ट्रेंथ और बहादुरी को ये सिम्बोलाइज करेगा, ठीक है। एक वीक लुकिंग जो एनिमल्स है, इतने स्ट्रॉन्ग एनिमल को कि जब पीछा कर रहा है, अभी पूरे झुंड की पीछा कर रहा है, शिकारी कुत्तों की पीछा कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रेंथ और बहादुरी को दिखाता है। तो दे टोल्ड दिस स्टोरी टू देयर गुरु विद्यारण्य। तो ये जो हरिहरा और बुक्का था इस स्टोरी को जो देखा, ये जो देखा इस स्टोरी को अपने गुरु विद्यारण्य को बताया। तो गुरु विद्यारण्य सेड इट वाज अ गुड साइन। तो जो गुरु विद्यारण्य थे, उनके जो गुरु थे हरिहरा और बुक्का के, उन्होंने कहा ये अच्छा साइन है। उन्होंने एडवाइस दिया कि हम्पी को ही वो अपना कैपिटल बनाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। दिया गया एनिमीज ऑफ द विजयनगर अम्पायर। अब विजयनगर अम्पायर के एनिमीज कौन थे? तो टू द नॉर्थ ऑफ द विजयनगर अम्पायर वाज द बाहमनी सल्तनत अ पावरफुल एनिमी। अगर विजयनगर अम्पायर के नॉर्थ में देखें तो एक बाहमनी सल्तनत था जो कि विजयनगर अम्पायर का वो एक पावरफुल एनिमी था। यहाँ पे आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। जो बाहमनी सल्तनत थी ये 5 स्मॉल किंगडम्स में ब्रोक हुई थी। कौन कौन सा था? ये बीजापुर था, गोलकोंडा था, बेरर था, अहमदानगर था और बीदर था। तो बाहमनी सल्तनत ये 5 छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में ब्रोक हुई थी। ऑल 5 आर कॉल्ड डेक्कन सल्तनट्स। ये सब क्या कहलाते थे? डेक्कन सल्तनट्स भी कहलाते थे, ठीक है। डेक्कन सल्तनट्स कहलाते थे ये सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विजयनगर अम्पायर फॉर्ट वॉर्स विथ। जो विजयनगर अम्पायर है इसने किसके साथ लड़ाई लड़ी? तो इसने बीजापुर और गोलकोंडा के साथ लड़ाई लड़ी। देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जो बाहमनी सल्तनत था ये 5 स्मॉल किंगडम्स में ब्रोक हुआ था। तो अब जो विजयनगर अम्पायर है ये सबसे नहीं लड़ा। हालांकि विजयनगर अम्पायर का दुश्मन था बाहमनी सल्तनत और बाहमनी सल्तनत में 5 स्मॉल किंगडम्स थे। तो ये जो विजयनगर अम्पायर था इनमें से किससे किससे लड़ा था? तो इनमें से ये लड़ा था बीजापुर और गोलकोंडा के साथ, ठीक है। ये डेक्कन सल्तनत के से जो बीजापुर और गोलकोंडा थे उनके साथ लड़ा और गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा के साथ लड़ा। ईस्ट साइड में गजापति रूलर्स, उड़ीसा के गजापति रूलर्स के साथ लड़ा। ओके, यहाँ पे एक दिया गया है तरफदार्स कौन थे? तरफदार्स कौन थे? तो पावरफुल ऑफिसर्स और गवर्नर्स ऑफ द बाहमनी सल्तनत। बाहमनी सल्तनत के जो पावरफुल ऑफिसर्स और गवर्नर्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कंट्रोल्ड करके रखे हुए थे, उनको यहाँ पे तरफदार्स बोला गया है। तो याद रखना बाहमनी सल्तनत के गवर्नर को, जो भी पावरफुल ऑफिसर्स या गवर्नर्स थे, उनको तरफदार यहाँ पे बोला गया है। ओके, चलो अब यहाँ पे आगे हम कृष्ण देवराय के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इनके टाइम पर, कृष्ण देवराय के टाइम पे, द विजयनगर अम्पायर बिकेम वेरी पावरफुल। जो विजयनगर अम्पायर थी वो एक बहुत पावरफुल बनी। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड डिफीटेड मैनी एनिमीज। इन्होंने अपने अम्पायर को एक्सपेंड करा, फैलाया
और बहुत सारे अपने दुश्मनों को हराया भी। आगे है, ही हेल्प द ग्रोथ ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इन्होंने आर्ट लिटरेचर और लैंग्वेज को ग्रोथ करने में हेल्प करा। ही सपोर्टेड पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़। इन्होंने पोएट्स स्कॉलर्स यानी विद्वानों को, पोएट्स को सपोर्ट करा था संस्कृत, तेलुगु या फिर कन्नड़ के। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट हिमसेल्फ, ये खुद भी एक पोएट थे। इन्होंने तेलुगु में एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था अमुक्ता माल्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जो अमुक्ता माल्यादा है ये कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया एक पोयम था तेलुगु में। ओके, द पोयम इज अबाउट द तमिल पोएट सेंट अंदल। ये जो पोयम थी ना, ये जो पोयम थी अमुक्ता माल्यादा, ये एक तमिल पोएट थे सेंट अंदल, उन पे बेस्ड थी। ठीक है, उनके बारे में थी। आगे दिया गया यहाँ पर, वन ऑफ द पोयम इज कॉल्ड राजनीति। मतलब इसका एक पार्ट जो था, वन पार्ट ऑफ द पोयम, पोयम का जो एक पार्ट था वो राजनीति यानी कि रॉयल पॉलिसी पे बेस्ड था। ठीक है, वेयर ही रोट अबाउट हाउ अ किंग शुड रूल वेल। उसने लिखा था कि जो राजा है उसे कैसे रूल्ड करनी चाहिए। ही गेव मनी एंड सपोर्ट टू मैनी बिग टेम्पल्स। इसने बड़े बड़े टेम्पल्स को पैसे दिए और सपोर्ट करा, जैसे कि तिरुपति टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है, या फिर विट्ठल टेम्पल जो कि विजयनगर है। तो यहाँ पर इन्होंने पैसे दिए, उन टेम्पल्स को सपोर्ट करा। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया गया है कि द महामंडप ग्रेट हॉल इसको बोला गया है विट्ठल टेम्पल का। यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हो, ये विट्ठल टेम्पल का महामंडप है या फिर ग्रेट हॉल है। इसकी कुछ खासियत है, क्या खासियत है, तो इनके यहाँ पर ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर दिया गया, इनके जो पिलर्स हैं स्मॉलर कॉलम्स के बने हुए हैं जो कि म्यूजिकल साउंड बनाते हैं। ये म्यूजिकल साउंड इनके पिलर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इनको टैप करते हो, उसे ठोकते हो, ठीक है, तो इससे म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसीलिए इनको म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है, याद रखना। देन आगे अब यहाँ पर डोमिंगो पेज के बारे में दिया गया है जो कि एक पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे। ठीक है, दिया गया है फॉरेनर्स केम टू विजयनगर सिटी फॉर ट्रेड। जो फॉरेनर्स हुआ करते थे ये विजयनगर सिटी में आते थे ट्रेड के लिए। आगे है पोर्टुगीज ट्रेडर्स फ्रॉम पुर्तगाल केम टू सेल हॉर्सेस। जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स हुआ करते थे ये पुर्तगाल से ये आते थे भारत अपने घोड़ों को बेचने के लिए। द किंग वेलकम देम, जो किंग था उनका स्वागत करते थे, सो दैट दे डोंट सेल हॉर्सेस टू अदर हॉर्सेस टू इनिमी किंगडम्स। वो नहीं चाहते थे, जो विजयनगर के जो भी राजा थे तो वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे इनिमी किंगडम्स है वो इन घोड़ों को बेचे। तो इस वजह से जो यहाँ का राजा था वो जो भी पोर्टुगीज ट्रेडर्स हुआ करते थे उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते थे, जिनमें से एक का नाम था डोमिंगो पेज, एक पोर्टुगीज ट्रेडर थे, व्यापारी थे। ठीक है ना, तो डोमिंगो पेज दिया गया यहाँ पर। डोमिंगो पेज वाज अ फॉरेन विजिटर्स हु वेंट टू विजयनगर। डोमिंगो पेज जो था एक फॉरेन विजिटर था जो कि विजयनगर में आया था, ऊपर में ही मैंने बताया। उसका कहना था, क्या कहना था विजयनगर सिटी के बारे में, उसने यहाँ पर लिखा है कि द सिटी इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल एज रोम। जो सिटी है ये बड़ा है, सुंदर है, बिल्कुल रोम की तरह। देयर आर ट्रीज, वाटर कैनल्स एंड लेक्स एवरीवेयर। हर जगह पे पेड़, वाटर कैनल्स और लेक्स हैं। मैनी पीपल लिव इन द सिटी, बहुत सारे लोग इस सिटी में रहते हैं। द मार्केट्स आर फुल एंड ऑक्सन कैरी गुड्स। जो मार्केट से पूरी तरह से भरा हुआ है, जो ऑक्सन है, जो बैल सब हैं या जो सामाने हैं वो कैरी करे हुए हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिटी का बेस्ट वर्ल्ड है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है एंड ऑफ द विजयनगर अम्पायर। अब विजयनगर अम्पायर का भाई एंड कैसे हुआ, तो दिया गया सबसे पहला कि डेथ ऑफ कृष्ण देवराय। 1529 में क्या होता है, कृष्ण देवराय की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे बैटल्स जीतने के बाद जो कृष्ण देवराय होते हैं ये बीमार पड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 में। तो 5 डेक्कन सल्तनत ज्वाइन टुगेदर। जो 5 डेक्कन सल्तनत से वो एक साथ मिलते हैं और अटैक करते हैं।
दे फाउट अगेंस्ट द आर्मी, इन्होंने फाउट करा किसके आर्मी के अगेंस्ट, तो ये जो आर्मी लेड कर रहा था राम राय, जो कि कृष्ण देव राय का ही दामाद था। ठीक है, कृष्ण देव राय ही का ही ये दामाद था राम राय। तो इसके साथ जो है फाइट होती है, जिसकी वजह से जो विजयनगर होता है ये हार जाता है। समझ में आया? जो 5 डेक्कन सल्तनत थे ये एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। ये राम राय के द्वारा जो भी आर्मी लाई गई थी उनके साथ विजयनगर अंपायर फाउट करता है। ये राम राय और कोई नहीं बल्कि कृष्ण देव राय का ही सन इन लॉ था, जिसके कारण जो विजयनगर अंपायर होता है विजयनगर हार जाता है। फिर आगे है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। विजयनगर सिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। टेम्पल्स, पैलेसेस, शॉप्स सब कुछ तोड़ दिया गया और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। फिर आगे है ब्रेकअप ऑफ द अंपायर, अंपायर का भी ब्रेकअप हो गया। द अंपायर ब्रोक इनटू स्मॉलर रीजन, जो अंपायर थी जो एक बड़ा सा अंपायर थी उस छोटे छोटे रीजन्स में अब बट गई। दीज रीजन्स वेयर रूल्ड बाई नायक्स, ये छोटे छोटे जो रीजन्स थे इन पे अब नायक्स रूल करने लगे। नायक्स यहाँ पे बोला गया है जो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स थे इनको यहाँ पे नायक्स बोला गया है, तो ये रूल करने लगे छोटे छोटे रीजन्स पे। एंड बाय द 17th सेंचुरी द अंपायर केम टू एन एंड, और 17th सेंचुरी तक जो अंपायर थी ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई। देखो आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मुगल्स के बारे में। अब मुगल्स के बारे में आगे पढ़ो, इसके पहले ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। जैसे चाहो इसको रट लेना, लेकिन जरूर रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आगे समझ में नहीं आएगा कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका दामाद है, कौन किसका पोता है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको रट लेना। सबसे पहले याद रखना कि जो बाबर का बेटा था वो था हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का जो बेटा था वो कौन था? अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, यानी कि ये इसका दादा हुआ, है ना। फिर अकबर का बेटा था वो था जहांगीर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा जो था वो था शाहजहां। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब था। ठीक है, शाहजहां का जो बेटा था वो था औरंगजेब। तो ये सब सारा याद रख लेना। हालांकि आपको आगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन और भी हो सकती है इस बात को लेकर कि जब बाप बेटा था तो फिर भाई क्यों ही मार डाला, भाई भाई था तो क्यों मार डाला, क्योंकि एक दूसरे को फिर ये आगे मारते भी हैं। तो शायद इस वजह से, मतलब इस वजह से एक दूसरे को मार डाला, क्योंकि भाई इसके एक ही तो भाई या नहीं ना होगा, और भी इसने शादी करी होगी इन राजाओं ने। ठीक है, तो इस वजह मतलब उनका सौतेले भाई बहन थे तो मारपीट लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना। तो आगे सब सारा तुम्हें समझना है, इसी वजह से इसको मैंने अच्छे से बता दिया है ताकि आगे चीज़ें समझ में आए तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर कौन था? ये एक तर्किक मंगोल रूलर था एंड इसके पास एक स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रैटजीज थी, यानी कि वॉर अच्छे से ये वॉर करने में ये एक्सपर्ट थी। ठीक है ना। ही इज़ डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर, ये तैमूर के ही वंशज थे। ये जो बाबर था तैमूर का ही वंशज था। आगे दिया गया है कि ओरिजिनली फ्रॉम समरकंद, जो कि ये आज के उज़्बेकिस्तान में है। देखो ये जो बाबर था ये ओरिजिनली समरकंद का था, ये उज़्बेकिस्तान में है। थ्रोन आउट ऑफ समरकंद सो ही टर्न टुवर्ड्स इंडिया। देखो इनको क्या करा कि समरकंद से अपने देश से बाहर कर दिया गया था, इसीलिए ये भारत की ओर आया। अब यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दिया गया है जो कि 1526 में हुआ था। फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। इसने गन पाउडर, फील्ड फील्ड आर्टिलरी और मैच लॉक गन्स इन सब का यूज़ करा था। ठीक है, नया भारत में ये जो मैच बॉक्स गन सब वगैरह आया था ना, इस समय नया आया था। ठीक है, तो ये सब का यूज़ करके उसने इब्राहिम लोदी को हरा देता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फिर आगे है द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की खात्मा होता है। जो बाबर होता है दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लेता है और जो मुग़ल अम्पायर होता है इनकी शुरुआत होती है। आगे बाबरनामा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि बाबर ने अपनी बारे में ही कुछ लिखा था, मतलब उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था बाबरनामा। इन इट ही शेयर्ड हिज इंटरेस्ट एंड थॉट्स।
इसमें इन्होंने अपना इंटरेस्ट और थॉट्स को लिखा। व्हाट डिड बाबर लाइक, बाबर को क्या पसंद था, तो इसको पोइट्री, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब इनको पसंद थे। ये इंटेलिजेंट था और नई चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी रहता था, क्यूरियस रहता था। अगर दूसरी साइड हम देखें तो बाबर जो था ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी था, बहुत ज़्यादा क्रूर भी था, बहुत क्रूर था, बहुत निर्दय राजा भी था। उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। मेड वुमेन एंड चिल्ड्रन इनटू स्लेव्स, बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को उसने गुलाम बना दिया। और उसने क्या करा कि लोगों को मारकर उसकी खोपड़ियों का एक टावर बना दिया। लोगों को मारकर खोपड़ियों का एक टावर बना दिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया बिल्ड टावर्स ऑफ स्कूल्स। आगे है व्हाट डिड बाबर थिंक ऑफ इंडिया, बाबर इंडिया के बारे में क्या सोचता था। देखो, पहले उसका सोच था कि जो इंडिया है वो सुंदर नहीं है, ठीक है, बट ही एग्रीड दैट, लेकिन वो एग्री करता है कि जो इंडिया है ये बहुत बड़ा कंट्री है, इसके पास बहुत सारे सोने या चांदी है, यहाँ की जो रेनी सीज़न होती है वो बहुत अच्छी होती है, और देयर आर मैनी स्किल्ड वर्कर्स इन इंडिया, बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स भी भारत में हैं। तो एक क्वेश्चन है कि वाई डिड बाबर स्टे इन इंडिया, बाबर भारत में ही क्यों रुक गया। तो बिकॉज इंडिया वाज फुल ऑफ वेल्थ, जो भारत था वो पैसों से बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, सोने, चांदी थे, तो इसीलिए वो मुग़ल अम्पायर बनाकर भारत में ही यहाँ पर रुक गया। आगे है यहाँ पर बाबर का डेथ के बाद क्या होता है, आफ्टर बाबर्स डेथ, बाबर के डेथ के बाद क्या होता है। आफ्टर बाबर डाइड इन 1530, बाबर जब 1530 में मर जाता है तो उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है। देखो, बाबर का बेटा है हुमायूं, वो अब यहाँ पर राजा बन गया, बाबर का राज खत्म। शेर शाह सूरी, एन अफगान लीडर, जो कि अफगान का लीडर था, वो इसका एडवांटेज लेता है हुमायूं की वीकनेस का, क्योंकि उस समय हुमायूं जो था थोड़ा सा कमज़ोर था, तो हुमायूं के कमजोरीपन का शेर शाह सूरी थोड़ा सा एडवांटेज लेता है। ही डिफीटेड हुमायूं एंड स्टार्टेड द सूर अम्पायर, उसने हुमायूं को हरा दिया और अपना सूर अम्पायर शुरू करा था नॉर्थ इंडिया में। शेर शाह इंट्रोड्यूस्ड मैनी गुड रिफॉर्म्स, बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स लाए शेर शाह ने, जैसे कि उसने रोड्स, पोस्टल सिस्टम, रिवेन्यू सिस्टम, ये सब सारा अच्छा करा। लेकिन ये जो सूर अम्पायर है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। द सूर अम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। हुमायूं रिटर्न लेटर, बाद में हुमायूं वापस आता है और अम्पायर वापस ले लेता है। ठीक है, उसमें कमज़ोर था लेकिन बाद में ताकत बढ़ गई, वापस अम्पायर में ही आ गया। आगे है हु वाज हीमू, हीमू कौन था। हीमू वाज ए मिलिट्री कमांडर, जो कि वॉर में एक्सपर्ट था हीमू, एंड चीफ मिनिस्टर था, यानी वजीर था। ही वर्कड फॉर द सूर अम्पायर, ये सूर अम्पायर के लिए काम करता था, जो कि शेर शाह सूरी ने फाउंड करा था, ऊपर में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो सूर अम्पायर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ज़्यादा सूर अम्पायर के बारे में दिया नहीं है। व्हाट डिड हिमू डू, हिमू ने क्या करा। व्हेन द मुगल अम्पायर वाज वीक, जब मुगल अम्पायर कमज़ोर हुआ, हिमू कैप्चर्ड दिल्ली, हिमू ने दिल्ली पे कैप्चर करा। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, उसने खुद को ही किंग डिक्लेयर कर दिया और अपना नाम, अपना रॉयल नेम रख लिया हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, इस नाम से वो रूल करने लगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से हिमू रूल करने लगा। अब आगे यहाँ पर हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1556 में हुआ था। हेमू फॉट अ वॉर अगेंस्ट अकबर, हेमू जो है ये अकबर के अगेंस्ट में वॉर लड़ता है, लड़ाई लड़ता है। द बैटल वाज फॉट एट पानीपत, ये जो वाटर है ये पानीपत नाम की एक जगह पे लड़ा गया। ठीक है, ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहलाया। ड्यूरिंग दिस फाइट हीमू वाज सीरियसली इंजर्ड, इस फाइट के दौरान जो हीमू होता है वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। ही वॉज देन कैप्चर्ड, देन इसके बाद उन्हें कैप्चर्ड कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है हीमू को। देन अकबर हैड हिम किल्ड, और फिर बाद में हीमू को जो अकबर है वो मार देता है, बीहेडेड कर देता है, यानी सर उसका काट देता है। देन अब आगे यहाँ पर दिया गया है अकबर टुक बैक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, और दिल्ली पे जो कंट्रोल है ये अकबर दोबारा से वापस ले लेता है। एंड देन द मुगल अम्पायर बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, और दोबारा से ये जो मुगल अम्पायर है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन अब आगे अब यहाँ पे अकबर के ही बारे में पढ़ेंगे। अकबर
ही बिकेम इम्पेरर एट द एज ऑफ 13। अकबर जब 13 साल का था तभी समय वो एक सम्राट इम्पेरर बन गया था। आफ्टर हिज फादर हुमायूं डाइड एक्सीडेंटली, जब उसके पिता हुमायूं की मौत एक्सीडेंटली हो जाती है। अकबर का गोल क्या था? गोल था टू ब्रिंग द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। उसका गोल था कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मुगल कंट्रोल के अंडर में लाए। अच्छा, इनकी जो रूल्ड थी ना, ये ब्रूटैलिटी और टॉलरेंस दोनों के साथ मिक्स्ड। ये ब्रूटल भी राजा थे, क्रूर राजा भी थे, और टॉलरेंट भी थे, यानी कि दूसरों के धर्मों को एक्सेप्ट भी ये करते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर सीज ऑफ चित्तौड़ दिया गया है। सीज ऑफ चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है। अकबर सराउंडेड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ फॉर 5 मंथ्स। अकबर जो है ये चित्तौड़ के फोर्ट को लगभग 5 महीनों तक घेर कर रखा। द राजपूत सोल्जर्स वेयर ब्रेव, जो राजपूत सोल्जर्स थे बहादुर थे। एंड काउज्ड हैवी लॉसेस टू द मुगल आर्मी, और मुगल आर्मी को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। वेन द मुगल्स ब्रोक इन टू द फोर्ट, जब मुगल्स ने इस फोर्ट को तोड़ दिया तो जो राजपूत थे, राजपूत फॉट टिल डेथ, बहुत सारे राजपूत जो थे उनको मार दिया गया इन मुगल्स के द्वारा। मैनी राजपूत वुमेन्स कमिटेड जौहर, बहुत सारे राजपूत महिलाओं ने जौहर कर दिया। जौहर करने का मतलब है कि आग में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि वो पकड़ी ना जाए। आगे दिया गया है, अकबर ऑर्डर द किलिंग ऑफ अराउंड 30,000 पीपल। अब देख रहे हो कितना यहाँ पर क्रूर राजा था। अकबर ने लगभग 30,000 लोगों को जान से मारने के लिए ऑर्डर करा था। द सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर मेड स्लेव्स, और जो भी बचे हुए महिलाएं या बच्चे थे इनको गुलाम बना लिया गया। इस विक्ट्री के बाद अकबर का एक मैसेज आता है। क्या मैसेज है? अकबर ने क्या मैसेज दिया जीतने के बाद? उसने मैसेज दिया कि आई हैव कैप्चर्ड द सिटीज़ एंड फोर्ट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। मैंने ही सिटीज़ और नॉन मुस्लिम के फोर्ट को कैप्चर करा। आई हैव स्प्रेड इस्लाम्स इन दीज प्लेसेस, मैंने इन प्लेसेस पे इस्लाम को फैलाया। आई हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन चित्तौड़ एंड अक्रॉस इंडिया, मैंने चित्तौड़ या फिर भारत के और भी जगहों पे टेम्पल्स को तोड़ा। विथ माई ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड, यानी कि खून से प्यासी तलवार के साथ मैंने सब कुछ जीत हासिल कर लिया, सब कुछ जीत लिया। तो इस तरह से अकबर ने एक मैसेज पहुंचाया। तो यहाँ से पढ़ के आपको समझ में आया होगा अकबर जो था वो थोड़ा सा क्रूअल, एक निर्दयी राजा था। ठीक है, हालांकि जैसे जैसा इसका उम्र बढ़ता है ना, ऐसे ऐसे ये थोड़ा सा दयालु भी होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। आगे है, हाउ डिड अकबर स्ट्रेथन हिज अम्पायर। अकबर का जो ये अम्पायर था कैसे एक मजबूत बनता है, कैसे अम्पायर को अकबर ने मजबूत बना के रखा था। तो सबसे पहला था मैरिजेज अलायंसेज, मतलब वो अकबर क्या करता था कि वो राजपूत किंग्स के बेटियों के साथ विवाह करके उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखता था। दूसरा कि इंक्लूडेड राजपूत इन हिज कोर्ट, राजपूत लोगों को वो अपने कोर्ट्स में शामिल करके रखते थे, उनको हाई पोजीशन देते थे जैसे कि मिनिस्टर्स या फिर जनरल्स के रूप में। इन्होंने जिजिया टैक्स को हटा दिया। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक जिजिया टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि वो नॉन मुस्लिम पे लगता था। तो इन्होंने इस जिजिया टैक्स को, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, इसको हटा दिया। रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस, ये हर रिलीजियंस को रिस्पेक्ट करते थे, जिसको यहाँ पर सुलाइकुल बोला गया है। सभी को शांति से जिए। ही ट्रीटेड हिंदूज मुस्लिम सिख्स एंड अदर इक्वली, सबके साथ ये बराबरी ट्रीट करते थे। अभी देखो ऊपर में हमने पढ़ा कि अकबर कितना क्रूवल राजा था, और यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई अकबर तो अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, एक और है कि वो रिलीजियन डिस्कशन भी करते थे, दूसरे के धर्मों को जानने का इच्छा उनको होता था। इस वजह से वो जैसे कि हिंदू प्राइस्ट, मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर जैन मॉन्क्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, इन सब के साथ वो धर्म को लेकर डिस्कशन करते रहते थे, ताकि उनके अपने मतलब सबके धर्मों के बारे में उनको जानकारी रहे। आगे यहाँ पर अबुल फजल ने अकबर के बारे में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, अकबर यूज टू फोर्स पीपल टू बिकम मुस्लिम्स। अकबर जो था वो लोगों को फोर्स करता था कि वो मुस्लिम बने। ये अबुल फजल लिख रहे हैं, याद रखना अकबर के बारे में, कि शुरुआत के समय में अकबर लोगों को ज़बरदस्ती से मुस्लिम बनाने के लिए
के लिए बोलता था, मतलब अकबर चाहता था कि जो लोग हैं वो मुस्लिम बने, मुस्लिम बनाता था लोगों को। बट लेटर बाद में व्हेन ही गेन्ड मोर अंडरस्टैंडिंग, जब उसे और समझ आई, ही फेल्ड असेम्ड, उसे शर्म आने लगी। फिर आगे अकबर कहता है, अकबर का कहना था, ये तो अबुल फजल ही लिख रहा है ना, तो जब उसे समझ आने लगी कि लोगों को मैं क्यों मुस्लिम बना रहा हूँ ज़बरदस्ती का, तो अकबर सोचता है कि व्हेन आई माई सेल्फ एम नॉट अ मुस्लिम, मतलब जब मैं खुद ही एक कंप्लीट मुस्लिम नहीं हूँ, तो इट इज़ रॉन्ग टू फोर्स अदर्स टू बिकम वन, तो दूसरों को मुस्लिम बनाना ये गलत है। ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव दैट, उनका ये भी मानना था कि रिलीजन चेंज्ड बाई फोर्स डज नॉट लास्ट, रिलीजन अगर फोर्स के साथ ज़बरदस्ती से चेंज करवाया जाए तो ये लंबे समय तक नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा था। अब यहाँ पर अकबर के रूल के बारे में दिया गया है कि अकबर का जो रूल रहा ये लगभग 50 साल तक रहा, यानी 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने रूल करा था। इसकी जो मृत्यु है ये 1605 में अकबर की हो जाती है। मिडिल ईयर्स वेयर पीसफुल, जो मिडिल ईयर्स रहा था अकबर के रूल का वो थोड़ा शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन अगर लास्ट 15 ईयर्स देखा जाए तो बहुत सारे मिलिट्री कंपाउंड्स हुए थे कश्मीर, सिंध, डेक्कन और अफगानिस्तान ने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म दिया गया है पंचमहल, याद रखना इंपॉर्टेंट है पंचमहल, जो कि इस यहाँ पर एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी में। इसको अकबर ने ही बनाया था आगरा के सामने। आगे दिया गया है कि अकबर वाज इलिटरेट, अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट बहुत पसंद थे, उसे पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट से प्यार था। इनवाइटेड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट, अकबर क्या करता था, पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए वो स्कॉलर्स यानी विद्वानों को अपने कोर्ट पे इनवाइट करता था। और उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी सेटअप करा था फतेहपुर सीकरी में, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन सेटअप करा। इम्पॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट, जिसमें इम्पॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट को उसने पर्शियन में ट्रांसलेट करा, इम्पॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में उसने ट्रांसलेट करा, जिसमें से शामिल था महाभारत, रामायण, भगवत गीता और पंचतंत्र। रामायण को यहाँ पर राजनामा के रूप में ट्रांसलेट करा गया था पर्शियन में। इसका मतलब होता है, राजनामा का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर। और रामायण की लगभग 176 छोटे छोटे पेंटिंग्स भी बनाए थे। ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये याद रख लेना कि संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में जब चेंज करा था तो अकबर ने चेंज करवाया था। ठीक है, इन्होंने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन सेटअप करा था। तो किन किन चीज़ों को किन किन संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में चेंज करा, तो महाभारत को, रामायण को, भगवत गीता को और पंचतंत्र को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है जहांगीर के बारे में, जो अकबर का बेटा था। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर के बारे में दिया गया है कि उसे आर्ट और आर्किटेक्चर, जहांगीर को आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था। ही ट्राइड टू एक्सपेंड द एम्पायर इन द डेक्कन, वो उसने कोशिश करा कि जो अपनी एम्पायर है वो डेक्कन तक एक्सपेंड करे, यानी साउथ इंडिया तक एक्सपेंड करे, जहांगीर ने कोशिश करी। शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था, इसने ताजमहल बनवाया था, जो कि आगरा में लोकेट करता है, मतलब आगरा में है, ये पता होगा आपको, तो आसान भी है। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां कौन था? जहांगीर का बेटा था। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि दिस वाज द गोल्डन एज, ये जो एक समय था ये एक गोल्डन एज का समय था, और इसी समय जो थे ये आर्ट कल्चर फ्लोरिश्ड हुए। आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होता है कि एक स्मॉल एंड ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स होता है, कैलीग्राफी जो कि ब्यूटीफुल राइटिंग्स होती है, ये सब इसी समय फ्लोरिश्ड हुए थे। अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि हुमायूं का टॉम जो कि दिल्ली में है, रेड फोर्ट जो कि दिल्ली और आगरा में है, ये सब इसी समय बने थे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत सारे आर्ट और कल्चर या फिर आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इस समय डेवलप हुई थी, इसी वजह से इसको गोल्डन एज बोला गया है। चलो आगे अब यहाँ पर औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां फेल इल इन 1657, जो शाहजहां है ये 1657 में ये बीमार पड़ जाता है। शाहजहां कौन था? औरंगजेब का पिता था, याद रखना। ठीक है ना।
औरंगजेब का पिता था शाहजहां, इसी का बेटा था। ठीक है, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो शाहजहां वांटेड हिज सन दारा सिको टू बिकम द इम्पेरर। जो शाहजहां था वो चाहता था कि उसका बेटा जो दारा सिको है वो इम्पेरर बने। तो औरंगजेब फाउट बैटल्स अगेंस्ट दारा सिको। जो औरंगजेब है वो अपना भाई, देखा जाए तो यहाँ पर शाहजहां के दो दो बेटे हो गए, एक दारा सिको हो गया, औरंगजेब हो गया। तो जो और शाहजहां था वो तो चाहता था कि दारा सिको राजा बने, इम्पेरर बने। तो ये चीज़ औरंगजेब को पसंद नहीं आया होगा, तो उसने क्या करा कि दारा सिको के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, जिसमें उसको वो हरा दिया और उसको मार दिया। साथ ही साथ औरंगजेब जो है दारा सिको का जो हेड था वो अपने पिता शाहजहां को प्रेजेंट करा था मार लेने के बाद, उसका सर काटने के बाद। आगे है, औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज टू अदर ब्रदर्स। उसने अपने और दो भाइयों को अलग करा, हटा दिया। जैसे कि ही हैड वन अरेस्टेड, एक को अरेस्ट करके मार डाला और दूसरे को बाहर कर दिया अपनी जगह से, अपने देश से। टू सिक्योर द थ्रोन, अपने गद्दी को बचाने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, अपने फादर किसको, शाहजहां को, अपने फादर शाहजहां को आगरा के फोर्ट में एक जेल में बंद कर दिया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो भाई उसका बेटा औरंगजेब ही अपने पिता को मार डाला। ठीक है, अपने पिता शाहजहां को मार दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो औरंगजेब है अपने पिता शाहजहां को मार देने के बाद खुद को सम्राट घोषित कर लिया। 1658 में उसने अपना एक नाम रखा आलमगीर, अपना एक टाइटल रखा आलमगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को जीतने वाला। ही रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया, इसने ज़्यादातर इंडिया पर रूल करा था लगभग 49 ईयर्स तक। आगे यहाँ पर औरंगजेब के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे औरंगजेब वाज स्किल्ड मिलिट्री लीडर। औरंगजेब के पास एक स्किल्ड मिलिट्री लीडर थी। ही कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया के बड़े पार्ट्स को जीता जो कि डेक्कन में है। अंडर हिम द मुगल अम्पायर रीच्ड इट्स बिगेस्ट साइज, इनके ही रूल्ड में जो मुगल अम्पायर थी वो अपने बिगेस्ट साइज तक पहुंची। बट ही फेस्ड मैनी रिवेलियंस थ्रू आउट हिज रूल, अपने रूल के दौरान इन्होंने बहुत सारे विद्रोह का सामना करा। लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वेयर स्पेंट फाइटिंग वॉर्स इन द डेक्कन, डेक्कन में लगभग 25 साल तक इनकी जो भी ज़िंदगी बीती वो सिर्फ फाइट करके ही बीती। दीज वॉर्स एग्जॉस्टेड द एम्पायर्स मनी, ये जो इतने साल तक लड़ाई चली इसके वजह से जो एम्पायर्स की जो भी पैसे वगैरह था वो सब सारे ख़त्म हो गए और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कमज़ोर हो गई। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, वाई डिड द मुगल अम्पायर बिकम वीक, जो मुगल अम्पायर थी वो कमज़ोर क्यों हो गई। तो एक तो रीज़न तुम्हारा ये भी हो गया कि 25 साल तक वॉर चला भाई, तो पैसे इस वजह से भी ख़त्म हो गए इसलिए वीक हो गया। एक तो रीज़न ऊपर वाला भी दे सकते हो। दोबारा कॉन्टीन्यूस वार्स वेयर गोइंग ऑन, अच्छा वही चीज़ है, देखो फिर से कॉन्टीन्यूस वार्स हुए स्पेशली डेक्कन रीजन में। दीज वार्स यूज्ड अप द ऑल द मनी, ये इस इन वॉर्स की वजह से पैसे ख़त्म हो गए, यानी जो खजाना था वो ख़त्म हो गया। देखो वही चीज़ है यहाँ पर। रनिंग द अम्पायर बिकम डिफ़िकल्ट, तो अम्पायर को चलाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, जिसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कमज़ोर हो गई। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कि हुई थी 1707 में, द मुगल अम्पायर स्लोली स्टार्टेड ब्रेकिंग अपार्ट, जो मुगल अम्पायर है ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। दीज वेयर की रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल अम्पायर, तो ये ऊपर मैंने जो बताई ये कुछ की रीजन्स थे जिसकी वजह से मुगल अम्पायर का डिक्लाइन हुआ। आगे है औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसीज़। ही वाज ए स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम, वो एक स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम था। लिव्ड अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ, वो एक सिंपल और रिलीजियस लाइफ जीता था। इसने बैन करके रखा था अपने दरबार में म्यूजिक और डांस को, ठीक है, अपने कोर्ट में म्यूजिक और डांस को बैन करके रखा था क्योंकि उसका मानना था कि ये अन इस्लामिक है, इस्लाम के विरुद्ध है। अच्छा, अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको जिजिया टैक्स के बारे में बताया था ना, तो अकबर ने जिजिया टैक्स को हटा दिया था, याद करो। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि जो अकबर ने जिजिया टैक्स हटाया था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, तो उसको दोबारा से इसने शुरू कर दिया। और पिलग्रिमेज टैक्स भी ऊपर से इसने लगा दिया, मतलब जो भी हिंदू लोग कोई अगर रिलीजियस जर्नी करते थे या तीर्थ यात्रा वगैरह करते थे तो इसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था पहले। ठीक है,
तो इन पर टैक्स लगा दिया औरंगजेब ने। ऑर्डर टू डिमोलिश टेम्पल्स, फिर इसने टेम्पल्स को भी तोड़ने का आदेश दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था 1669 में। औरंगजेब गेव एन ऑफिशियल ऑर्डर इन 1669, औरंगजेब ने 1669 में एक ऑफिशियल ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर था? ऑर्डर देखो यहाँ पे दिया गया है, गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस मस्ट डिमोलिश टेम्पल्स। गवर्नर जितने भी प्रोविंसेस हैं गवर्नर्स के, उनको ये बोला जाता है कि जितने भी टेम्पल्स हैं उसको ज़रूर तोड़ दिए जाएं। स्कूल्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स के टेम्पल्स स्कूल्स को तोड़ दिए जाएं। अगर कहीं पूजा हो रहा है या रिलीजियस टीचिंग्स हो रही है, सबको रोक दिया जाए। इस तरह का एक ऑफिशियल ऑर्डर वो देता है। आफ्टर दिस, इसके बाद सेवरल इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस वेयर डिस्ट्रॉयड, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस भी तोड़े गए। जैसे कि कौन कौन से रिलीजियस प्लेसेस थे? तो द टेम्पल्स एट बनारस, बनारस में जो टेम्पल्स है वहाँ पे तोड़ा गया, उनको तोड़ा गया। मथुरा के टेम्पल को तोड़ा गया, सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया, कुछ जैन टेम्पल्स को भी तोड़े गए, सिख गुरुद्वार को तोड़ा गया। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस टू द मुगल्स। इसमें यहाँ पर दिया गया है पीजेंट्स रिवेलियन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर पीजेंट्स के विद्रोह के बारे में समझते हैं, किसानों का विद्रोह। पीजेंट्स मतलब किसान, ठीक है। तो किसानों का विद्रोह के बारे में यहाँ पे दिया गया है। द फार्मर्स वेयर ट्रबल्ड बाई हाई टैक्सेस एंड ऑपरेशन अंडर द मुगल, जो फार्मर जो किसान लोग थे वो हाई टैक्सेस और मुगलों के अत्याचार के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ट्रबल कर रहे थे। द जाट पीजेंट्स, जो कि आज के प्रेजेंट डे आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में मिल जाएंगे ये जाट के किसान। किल्ड अ क्रूअल मुगल ऑफिसर, ये इन्होंने क्या करा कि एक क्रूअल मुगल ऑफिसर को मार डाला। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 20,000 जाट फाइटर्स फाउट अ बैटल अगेंस्ट द मुगल आर्मी। इसके बाद लगभग 20,000 जाट फाइटर्स ने मिलकर एक बैटल लड़ा था मुगल आर्मी के साथ, ठीक है। आगे है, दे फॉट ब्रेवली, इन्होंने बहादुरी से लड़ा। बट देयर लीडर वाज किल्ड, लेकिन इनका जो लीडर होता है ना वो मर जाता है। जो जाट पीजेंट्स के लीडर होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद फिर जो ये रिवेलियन जो भी विद्रोह कर रहे थे जाट पीजेंट्स लोग, इनको सुप्रेस्ड कर दिया गया, यानी दबा दिया गया। फिर आगे वो विद्रोह और नहीं हो पाया। फिर एक तो हमने अभी यहाँ पर पीजेंट्स के रिवेलियंस को देखा था। दूसरा रिवेलियंस होता है जो कि ट्राइबल लोगों के द्वारा करा जाता है, यानी आदिवासी का एक विद्रोह होता है। सम ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे लाइक व्हील्स, गॉन्ड्स, संथाल्स एंड कुछ कोचेज ऑल्सो रिबेल्ड, इन्होंने भी विद्रोह करा मुगल्स के अगेंस्ट, मुगल रूल के अगेंस्ट इन्होंने भी विद्रोह करा, ठीक है। चूँकि इनको भी टैक्सेस देना पड़ता था, तो हैवी टैक्सेस या मुगल के खिलाफ इन्होंने भी विद्रोह करा, ट्राइबल रिबेलियंस हुआ। तो सम वेयर डिफीटेड और मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्पायर। देखो ये जो ट्राइबल लोग थे ना, इसमें से कुछ लोग तो हार गए और कुछ लोग क्या हुआ कि ये मुगल अम्पायर में ही शामिल हो गए। हारे नहीं, लेकिन ये मुगल अम्पायर में शामिल हो गए। जैसे घूस लेना होता है ना, वैसे ही समझ लो। आगे यहाँ पर रानी दुर्गावती के बारे में दिया गया है, जो कि ये एक बहादुर रानी थी, रानी दुर्गावती। ये है, देखो यहाँ पे इनका फिगर दिया गया। सी वॉज क्वीन ऑफ गोंड डायनेस्टी, ये एक गोंड डायनेस्टी की रानी थी। अभी ऊपर में देखो, याद करो, यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे भील्स, गौंड, संथाल्स, कोच, ये सब सारे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे। तो ये जो रानी दुर्गावती थी, ये गौंड, ऊपर में गौंड था ना आदिवासी, तो वही गौंड डायनेस्टी की ये क्वीन थी, एक ट्राइबल कम्युनिटी की ये क्वीन थी दुर्गावती। शी रूल्ड द गढ़ा किंगडम इन सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया के गढ़ा किंगडम में रूल करती थी। शी वॉज अ वाइज एंड इंटेलिजेंट रूलर, ये एक बुद्धिमान और इंटेलिजेंट रूलर थी। सी हैड 20,000 सोल्जर्स एंड 1,000 एलिफेंट्स, इसके पास 20,000 सोल्जर्स और 1,000 एलिफेंट्स थे जो कि इसको ताकत देते थे, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन है कि वार अगेंस्ट द मुगल्स। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो रानी दुर्गावती है ये मुगल्स के खिलाफ कैसे वॉर करती है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इम्पेरर अकबर सेंट हिज जनरल टू अटैक द किंगडम, जो इम्पेरर अकबर था, अकबर जो था वो अपने जनरल को ये कहता है कि
वो अटैक करे रानी दुर्गावती के किंगडम पर। ये कब होता है? ये 1564 में होता है, जब रानी दुर्गावती ने मुगल से लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि जो अकबर है वो अकबर जो है अपने जनरल को ऑर्डर देता है कि जाके रानी दुर्गावती के किंगडम पे अटैक करो। तो इवन दो हर आर्मी वाज स्मॉलर, हालांकि इसकी जो आर्मी थी वो बहुत छोटी थी, एंड हैड वीकर वेपन्स, हथियार कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी उसने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। वेन शी वॉज बैडली wounded, जब वो बुरी तरह से घायल हो गई, एंड अबाउट टू बी कैप्चर्ड, और जब उन्हें ये लगने लगा, रानी दुर्गावती को जब ये लगने लगा कि वो अब पकड़ी जाएगी, तो सी चूज टू टेक हर ऑन लाइफ, तो उसने ये सोचा कि वो अब अपनी लाइफ को ख़त्म उसे कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो पकड़ी ना जाए दुश्मनों के द्वारा। तो इसने अपने लाइफ के साथ सेक्रीफाइस कर लिया और जस्ट 40 एज में ही इनकी मृत्यु हो गई, खुद को ही उन्होंने मार डाला। इवन टुडे, आज भी हम उनके सिंबल को बहादुरी के रूप में या गर्व के रूप में याद करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्ग ऑफ राजपूत, यानी राजपूत का उदय, राजपूत लोग कैसे राइज होते हैं। द राजपूत्स लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो राजपूत्स हैं ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। देयर एंसेस्टर्स वेयर किंग्स, इनके जो पूर्वज थे ये किंग्स थे पथिराना डायनेस्टी के, पथि सॉरी प्रतिहारा, प्रतिराना नहीं है, प्रतिहारा डायनेस्टी पर प्रतिहारा ये एक प्रकार का डायनेस्टी ही था। तो जो भी ये राजपूत के जो भी पूर्वज थे, तो ये किंग्स थे प्रतिहारा डायनेस्टी के, हु हैड फॉट अगेंस्ट द अरब, जिन्होंने अरब के साथ लड़ाई लड़ी थी। देयर किंगडम्स वेयर टेकन अवे बाय द खिलजी सुल्तान, इनके किंगडम्स को खिलजी सुल्तानों ने ले लिया था, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है राजपूत्स रीबिल्डिंग देयर किंगडम्स, जो राजपूत्स है वो अपने किंगडम्स को दोबारा से रीबिल्ड करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर दिया गया है टू मेजर राजपूत क्लैंस क्रोज रोज अगेन, दो मेजर राजपूत जो होते हैं, जो दो मेजर राजपूत क्लैंस उभर कर निकलते हैं, राइज होते हैं, जिसमें से एक है मेवर और दूसरा है मारवर, ठीक है। ये दो राजपूत क्लैंस निकलते हैं, राइज होते हैं। राणा कुंभा एंड राणा सांगा आर द किंग ऑफ मेवर, जो राणा कुंभा और राणा सांगा थे वो किंग के राजा, मतलब मेवर किंग के राजा बने। पहले राणा कुंभा बने थे, फिर इसके बाद राणा सांगा बने थे, ऐसा नहीं कि एक साथ बने थे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये लोग राजा बने। फेमस राजपूत किंग राणा कुंभा, जो फेमस राजपूत किंग थे राणा कुंभा, पहले राणा कुंभा के बारे में यहाँ पे देख ले रहे हैं, दिया गया है। ये एक वाइज और पावरफुल किंग थे, इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे, जैसे कि कुंभलगढ़ फोर्ट, इसके बारे में पीछे भी मैंने बताया था। वहीं जो राणा सांगा थे, इसने राजपूत क्लैंस को यूनाइट करने का एक करा, मतलब राजपूत क्लैंस, राजपूत के लोगों को एक करा, इसने बहुत सारे बैटल्स को जीता। साथ ही ये, लेकिन बहुत सारे बैटल्स को तो ये जीते, लेकिन ये बाबर के साथ युद्ध में ये हार गए थे। बाबर के साथ राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था, इसको बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा किनके किनके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर आगे है महाराणा प्रताप के बारे में दिया गया है। महाराणा प्रताप कौन थे? तो ही वॉज द किंग ऑफ मेवर, ये मेवर के किंग थे। हिज एंसेस्टर्स हैड लेफ्ट हिम अ वीकेंड किंगडम, महाराणा प्रताप के जो भी एंसेस्टर, जो पूर्वज थे, इनको एक कमज़ोर किंगडम दे के छोड़ के चले गए थे। बट महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ द मुगल्स, लेकिन कभी भी ये मुगलों के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करे। ही बिकम द ग्रेटेस्ट राजपूत वॉरियर हु फॉट अगेंस्ट द मुगल्स, ये एक ग्रेटेस्ट राजपूत वॉरियर्स थे जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करी थी। फिर आगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी दिया गया है, जो कि ये महाराणा प्रताप के साथ ही हुआ था 1576 में। दिस बैटल वॉज फाउट इन हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी नामक एक जगह पे हुई थी, जो कि अरावली हिल्स में ही है, ये राजस्थान के अरावली हिल्स में है। महाराणा प्रताप फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी, जो महाराणा प्रताप है इन्होंने मुगल आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। द मुगल आर्मी वाज स्ट्रॉन्गर, उस समय जो मुगल आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे वो फिर भी सेफली निकल गई थी। फिर आगे इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा, मतलब गुरिल्ला छिप छिप कर लड़ाई लड़ी। आफ्टर द बैटल, बैटल ख़त्म हो जाने के बाद
महाराणा प्रताप यूज्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स, इन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाया, यानी कि जंगलों से या फिर हिल से इन्होंने छिप छिप कर फाइट करा, छोटे छोटे इन्होंने अटैक करे। ही लिव्ड इन वेरी हार्ड कंडीशंस, ये बहुत हार्ड कंडीशन में इन्होंने अपना जीवन बिताया, जैसे एक जंगलों में, केव्स में, या फिर जो भी जंगल में जो भी खाना मिलता था, जंगली खानों को जीकर इन्होंने अपना जीवन बिताया। बट ही नेवर एक्सेप्टेड मुगल रूल, इन्होंने कभी भी मुगल के रूल को एक्सेप्ट नहीं करा। आगे है सपोर्ट फ्रॉम व्हील्स। देखो ये एक प्रकार का आदिवासी ट्राइब था व्हील्स, इन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट करा था। द व्हील्स आर अ ट्राइबल कम्युनिटी, व्हील्स एक ट्राइबल कम्युनिटी था। दे हेल्प महाराणा प्रताप, इन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प करी थी फाइट करके या फिर इनको गाइड करके, इनके लिए उन्होंने लड़ा भी, इनको गाइड भी करा, क्योंकि इनको जंगलों का या फिर हिल्स का अच्छा ज्ञान था, उनको उनको जंगलों के बारे में अच्छा पता था, रास्ता किधर है, कैसे छिपना है, कहाँ पे कोई नहीं देख पाएगा, अच्छा ज्ञान था, ठीक है ना। द मेवर ऑफ रॉयल सिंबल, मेवर का जो रॉयल सिंबल, जो रॉयल इम्बेलम है, वहाँ पर भी इनके इम्पोर्टेंस को दिखाता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि यहाँ पर ये देखो दिया गया है कि भील वॉरियर जो है वो यहाँ पर आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, ये है भील वॉरियर, ठीक है। इधर महाराणा प्रताप, इधर आपको भील वॉरियर फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है राजपूत रिवेलियन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल, जो राजपूत विद्रोह हुआ, रिवेलियन मतलब विद्रोह, ठीक है। राजपूत विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह होता है औरंगजेब रूल्स के दौरान में। दिया गया व्हेन औरंगजेब वाज द मुगल एम्पायर, जब औरंगजेब मुगल एम्पायर बना तो बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने विद्रोह शुरू करा था मुगल्स के खिलाफ। वन फेमस राजपूत वॉरियर वाज दुर्गा दास राठौर, जिसमें से एक फेमस राजपूत वॉरियर्स थे दुर्गा दास राठौर, जो कि ये मारवर के से थे। ही फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ मारवर फ्रॉम मुगल कंट्रोल, इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए, मारवर को आज़ादी दिलाने के लिए, मुगल के कंट्रोल से आज़ादी दिलाने के लिए मारवर की तरफ से इन्होंने लड़ा था, प्रोटेक्ट करा दुर्गादास राठौड़ ने। इनका इसका रिजल्ट ये निकला कि जो मुगल थे वो कभी भी राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में कंट्रोल अपना कभी भी कर नहीं सकी, बहुत सारे पार्ट में नहीं कंट्रोल कर सकी। देन अब आगे हम यहाँ पे अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे। द अहोम पीपल केम इन द 13th सेंचुरी फ्रॉम म्यांमार, जो अहोम के लोग थे ये 13th सेंचुरी में म्यांमार से आए थे। दे सेटल्ड इन द ब्रह्मपुत्रा वैली इन प्रेजेंट डे असम, ये लोग ब्रह्मपुत्रा वैली में सेटल्ड हो गए, जो कि ये आज के असम में है। देयर दे इस्टेब्लिश द अहोम किंगडम, जहाँ पे इन्होंने अहोम किंगडम इस्टेब्लिश्ड करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अहम रूलर्स फाइट्स विद सुल्तान्स एंड मुगल्स, जो अहम का रूलर था वो सुल्तान्स और रूलर्स के फाइट करता है। तो वेन द दिल्ली सुल्तान्स एंड लेटर द मुगल्स ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जब दिल्ली का सुल्तान और बाद में जो मुगल्स है ये कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना जो भी है वो कंट्रोल को बढ़ाए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी असम में कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं दिल्ली सुल्तान और बाद में मुगल्स। तो द अहोम रूलर्स स्ट्रांगली रेसिस्टेड, जो अहोम के रूलर्स थे वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं और इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ा और कभी भी गिव अप नहीं किया। आगे यहाँ पर अब हमें पेक सिस्टम के बारे में दिया गया है। पेक सिस्टम क्या था? तो एवरी हेल्दी मैन हैड टू आइदर सर्व इन द आर्मी, जितने भी हेल्दी मैन थे वो या तो आर्मी को सर्व करते थे या फिर स्टेट की हेल्प करते थे, जैसे कि बिल्डिंग या फिर रोड्स बनाने में, बदले में इनको लैंड दिया जाता था। दिस सिस्टम हेल्प, इस सिस्टम से हेल्प मिलती थी उन्हें एक लार्ज आर्मी बनाने में विदाउट रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी दिए बिना, क्योंकि इनको लैंड दे दिया जाता था, रेगुलर सैलरी की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। टू कंप्लीट पब्लिक वर्क्स लाइक रोड्स और बिल्डिंग्स, और साथ ही साथ एक बड़ी आर्मी तो बन ही जाती थी लेकिन पब्लिक वर्क्स भी हो जाता था, जैसे रोड्स या बिल्डिंग्स भी बन जाते थे। आगे है मुगल्स ट्राई टू अटैक अहोम्स, जो मुगल्स है इन्होंने अहोम्स के ऊपर अटैक करने की फिर से कोशिश करी। 17th सेंचुरी में जो औरंगज़ेब है वो मुगल फोर्सेस भेजता है
अहोम पर अटैक करने के लिए। 17th सेंचुरी में जो औरंगजेब था ये मुगल फोर्सेस भेजता है अहोम के ऊपर अटैक करने के लिए। द मुगल्स कैप्चर द अहोम कैपिटल गढ़गांव फॉर अ शॉर्ट टाइम। और जो मुगल्स है इन्होंने अहोम के कैपिटल गढ़गांव को ना कुछ समय के लिए कंट्रोल भी कर लिया था। तो याद रखना, मुगल ने अहोम का कैपिटल गढ़गांव को कुछ समय के लिए कैप्चर भी कर लिया था। आगे है हाउ डिड द अहोम्स फाइट। किस तरह से अहोम्स ने फाइट करा, कैसे फाइट करा। तो दे हैड अ गुड नॉलेज ऑन देयर लैंड। उनको अपने लैंड की अच्छी समझ थी, अच्छा ज्ञान था अपने फॉरेस्ट, हिल्स या रिवर्स की। तो दे यूज गुरिल्ला वॉरफेयर। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करा। अटैकिंग सीक्रेटली एंड देन क्विकली स्केपिंग। उन्होंने सीक्रेटली अटैक करा और जल्दी से फिर वो तुरंत छिप जाते थे जंगलों में। इवन दो द मुगल्स हैड अ लार्जर आर्मी एंड मोर बोट्स। हालांकि देखो ऐसे जो मुगल्स थे इनके पास बड़ी आर्मी थी, ज़्यादा बोट्स थे, लेकिन फिर भी कभी भी अहोम्स ने गिव अप नहीं करा। अब आगे होता है बैटल ऑफ सरायघाट जो कि 1671 में होता है। ये जो बैटल ऑफ सरायघाट होता है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर लड़ा गया था जो कि गुवाहाटी में है। ठीक है। अहोम कमांडर था एक लच्छित बोरफुकान। अहोम का कमांडर कौन था? लच्छित बोरफुकान। ही हैड ओनली 10,000 सोल्जर्स। इसके पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स थे, जबकि मुगल्स के पास 30,000 सोल्जर्स थे। लेकिन फिर भी अहोम्स डिफीटेड द मुगल्स। फिर भी जो अहोम्स लोग थे उन्होंने मुगल्स को हराया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो अहोम किंगडम था इसने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को बचा लिया। इवन विद सच अ लार्ज आर्मी द मुगल्स कुड नॉट विन। इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी जो मुगल्स थे वो लोग जीत नहीं सके। आगे है मुगल जनरल राम सिंह से अबाउट द अहोम फाइटर्स। जो मुगल जनरल राम सिंह थे इन्होंने अहोम फाइटर्स को लेकर कुछ बातें कही है। क्या बातें कही है? तो दिया गया है कि ही प्रेज द अहोम आर्मी अलॉट। इन्होंने अहोम आर्मी की बहुत सराहना की। जो ये मुगल जनरल था राम सिंह, इसने अहोम फाइटर्स के बारे में कुछ चीज़ें बोली, जैसे कि जो अहोम की आर्मी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब उसका सराहना करा। उसने कहा कि एवरी असामी सोल्जर्स नोज। जितने भी असामी सोल्जर हैं वो जानते हैं कि कैसे बोट चलानी है, कैसे एरोस चलाने हैं, या फिर कैसे गड्ढे खोदने हैं, कैसे गन्स या फिर कैनन चलाने हैं। ठीक है, ये सब सारी बातें राम सिंह ने कही थी। राम सिंह ये भी कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन सच टैलेंटेड एंड स्किल्ड सोल्जर्स इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था कि इस तरह के टैलेंटेड और स्किल्ड सोल्जर्स मैंने दुनिया के और किसी भी पार्ट में नहीं देखे हैं। आगे है द राइज ऑफ सिख्स। सिख्स का राइज होना। 15th सेंचुरी में पंजाब में गुरु नानक ने इक्वालिटी, कंपैशन और ऑनेस्ट ऑफ गॉड का मैसेज पहुंचाया, फैलाया। याद रखना, 15th सेंचुरी में पंजाब में गुरु नानक ने क्या मैसेज पहुंचाया? इक्वालिटी का, कंपैशन का और वननेस ऑफ गॉड का, यानी कि एक ही भगवान है, इसका एक मैसेज पहुंचाया। इनके जो फॉलोअर्स थे इनको सिख कहा जाता था। ठीक है, गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे इनको सिख कहा जाता था। आगे दिया गया है कि मुगल एम्पायर जहांगीर गॉट एंग्री। जो मुगल एम्पायर जहांगीर था ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ही फाउंड आउट दैट गुरु अर्जन देव, जो गुरु अर्जन देव थे जो कि 5th गुरु थे, हैड सपोर्टेड जहांगीर रिविलियस सन। जहांगीर के रिविलियस सन को ये सपोर्ट करे थे गुरु अर्जन ने, जिसके वजह से जो मुगल एम्पायर था वो जहांगीर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो जहांगीर था वो गुरु अर्जन को कैप्चर करके मार देता है। जहांगीर गुरु अर्जन को कैप्चर करके मार देता है। आगे दिया गया गुरु हरगोविंद, इसका क्या रिस्पॉन्स करता है? हरगोविंद क्या रिस्पॉन्स करता है? तो गुरु अर्जन का जो बेटा था वो था गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु अर्जन का बेटा था गुरु हरगोविंद। तो ही बिकेम द 6th सिख गुरु। तो ये 6ठा सिख गुरु बनता है। ही गेव मार्शल ट्रेनिंग टू द सिख्स। ये सिख्स को मार्शल ट्रेनिंग देता है। फॉर्म्ड अ सिख आर्मी। ये एक सिख आर्मी फॉर्म करता है। एंड फॉट बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स। और मुगल्स के खिलाफ में ये बैटल्स भी लड़ता है। देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखने चीज़ है। पहला कि जो 5th सिख गुरु थे ये थे गुरु अर्जन देव।
इसको जहांगीर ने मार डाला कैप्चर करके, क्योंकि इसने जहांगीर के रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करा था। इसके बाद इसका बेटा जो गुरु हरगोविंद सिंह है वो छठा गुरु बनता है और ये मुगलों के खिलाफ बैटल करता है, लड़ाई लड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि ये हॉली बुक थी सिख की। ठीक है, हॉली बुक है सिख का, सिख लोगों का ये हॉली बुक है, पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट कॉम्पाइल्ड बाई गुरु अर्जन देव जी। इसको सबसे पहले कॉम्पाइल्ड करा था गुरु अर्जन देव, जो कि अभी बताया मैंने कि ये 5th सिख गुरु थे। कॉम्पाइल्ड कहने का मतलब है कि संग्रहित करा, एक करा। ठीक है, लेटर हाइम्स ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। हाइम्स मतलब होता है भजन। बाद में उसी हॉली बुक्स में गुरु तेग बहादुर के भजनों को भी शामिल करा गया। ठीक है ना, ये जो गुरु तेग बहादुर थे ना, ये 9वें गुरु थे, 9वें सिख गुरु थे, याद रखना। ठीक है, इसमें एक फेमस कोट है, ट्रूथ इज ग्रेट बट लिविंग ट्रूथफुली इज ग्रेटर। ट्रूथ इज ग्रेट बट लिविंग ट्रूथफुली इज ग्रेटर, मतलब इट्स नॉट एनफ टू जस्ट स्पीक द ट्रूथ। ये सिर्फ इनफ नहीं है कि आप सच बोलो, वन मोस्ट ऑल्सो लिव अ ट्रूथफुल लाइफ। तुम्हें एक सच्चाई भरा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जरूर एक सच्चाई भरा जीवन जीना चाहिए, ऐसा यहाँ पर एक फेमस क्योट इसमें दिया गया है। आगे है सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर 1667 1675 सॉरी 1675 ओके 1675। तो गुरु तेग बहादुर ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस करा था 1675 में। सम कश्मीरी पंडित्स केम टू गुरु तेग बहादुर। कुछ देखो कश्मीरी पंडित से थे, ये क्या थे, ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने गुरु तेग बहादुर के पास आए। कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए। दे वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम औरंगजेब। ये औरंगजेब से प्रोटेक्शन चाहते थे। भाई किस बात की प्रोटेक्शन? क्योंकि जो औरंगजेब थे ये कश्मीर पंडितों को धर्म इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे, धर्म बदलवाना चाहते थे। तो ये लोग गुरु तेग बहादुर से हेल्प लेने के लिए आए, प्रोटेक्शन की मांग को लेकर आए। ठीक है, तो दे वेयर बिंग फोर्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम, वही चीज़ आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। जो औरंगजेब थे इन कश्मीर पंडितों को इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे, तो इन्होंने गुरु तेग बहादुर से हेल्प करा। तो गुरु तेग बहादुर ने क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि वो उनका साथ देंगे। तो जब साथ देने का बात हुआ, औरंगजेब को पता चला कि गुरु तेग बहादुर उनका साथ दे रहे हैं, तो अब क्या हुआ, औरंगजेब ने अब गुरु तेग बहादुर को ही पकड़ लिया और उनको ऑर्डर दिया कि आप इस्लाम कबूल करो, ठीक है, अपना धर्म बदलो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मानने से एक्सेप्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, सॉरी मतलब इस्लाम मानने से एक्सेप्ट नहीं करा, रिफ्यूज कर दिया, इस्लाम नहीं माना। इवन आफ्टर टॉर्चर, बहुत टॉर्चर भी करा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं करा। तो फिर क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो औरंगजेब था उसने ऑर्डर किया उसको मार देने का। ही वॉज बीहेडेड पब्लिकली उसका सर काट दिया गया था चांदनी चौक दिल्ली में। और 2 ऑफ हिज डिस्पिल्स वेर ऑल्सो किल्ड, इनके जो 2 और भी साथियों को मार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है रिस्पॉन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो इसका कैसा रिस्पॉन्स करते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर सन, गुरु तेग बहादुर का जो बेटा था गुरु गोविंद सिंह, ही बिकेम द 10th एंड लास्ट सिख गुरु। ये 10वें और लास्ट सिख गुरु थे। व्हाट डिड ही डू, इसने क्या किया था, इन्होंने खालसा बनाई थी। खालसा यानी कि एक बहादुर सिख आर्मी बनाई थी। बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, इनका मानना था कि सभी ह्यूमंस में इक्वालिटी होनी चाहिए। इन्होंने जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस को लेकर लड़ाई लड़ी थी। प्रोटेक्टेड देयर रिलीजन को इन्होंने प्रोटेक्ट करा था। और क्या हुआ था, तो द खालसा फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स। जो खालसा थे इन्होंने मुगल्स के खिलाफ बहुत सारे बैटल्स लड़े थे। मैनी सिख्स सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स इन हिज स्ट्रगल, बहुत सारे सिख लोगों ने अपने जीवन की भी सेक्रीफाइस करी थी इस स्ट्रगल में। चलिए आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, दिया गया है व्हेन द मुगल्स ग्रीव वीक, जब मुगल कमज़ोर होते गया, तो आफ्टर अटैक्स फ्रॉम द मराठाज, मराठा के अटैक्स होने के बाद, द मुगल अम्पायर बिकम वीक, जो मुगल अम्पायर था वो काफ़ी वीक हो गया। एट दैट टाइम, उस समय, इन पंजाब मैनी स्मॉल सिख ग्रुप्स कॉन्फिडरीज इमर्ज,
उस समय क्या हुआ कि पंजाब में बहुत सारे सिख ग्रुप भी इमर्ज हुए, उभरे, बहुत सारे सिख ग्रुप बने पंजाब में। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर हम महाराणा रंजीत सिंह के रोल को देखते हैं कि महाराणा रंजीत सिंह का क्या रोल था। दिया गया है कि ही यूनाइटेड ऑल द स्मॉल सिख ग्रुप्स इनटू वन। इन्होंने सभी छोटे छोटे सिख ग्रुप को यूनाइट करा एक में। ठीक है, सभी सिख ग्रुप को मिला के एक करा महाराणा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सिख अम्पायर। रंजीत सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिख अम्पायर बिल्ड करा। रंजीत सिंह की क्वालिटी क्या थी, तो वो एक मिलिट्री जीनियस थे, साथ ही वो सभी धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट शो करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम दिया गया है ना, इसमें दिखाया गया है कि किधर किधर जो है किन किन लोगों का रूल रहा था। अब जैसे इतना पता होना चाहिए, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, तो ईस्ट में ईस्टर्न गंगा किंगडम ने रूल करा, इधर दिया गया है वेस्ट में राजपूतों ने रूल करा, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल अम्पायर ने इधर रूल करा था। ठीक है, नॉर्थ में। साउथ में होसालाज या फिर विजयनगर अम्पायर ने रूल करा। फिर इधर ये तुम्हारा हो गया, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है ना, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा अहोम्स ने रूल्ड करा। ठीक है, ये सब सारा यहाँ पर रूल्ड दिया गया है कि इसमें किधर किधर किन्होंने रूल्ड करा है। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, पहला टॉपिक है इसमें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया में पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं सुल्तान क्या होता है, सुल्तान कौन था। सुल्तान कौन था, तो द सुल्तान वॉज द हाइस्ट रूलर। ये हाइस्ट रूलर यानी हाइस्ट किंग होता था, सबसे ऊंचा बड़ा किंग होता था दिल्ली सल्तनत का। ही हैड कंप्लीट पावर, उसके पास कंप्लीट पावर होता था पॉलिटिक्स और आर्मी का। आगे यहाँ पर दिया गया है मेन ड्यूटीज ऑफ द सुल्तान। सुल्तान का मेन ड्यूटीज क्या था, तो टू प्रोटेक्ट इस्लामिक टेरिटरीज फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से इस्लामिक टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना, ये उसका मेन ड्यूटी था। दूसरा कि टैक्स कलेक्ट करना, फीस कलेक्ट करना, ये सुल्तान का मेन ड्यूटी होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर इक्ता सिस्टम के बारे में दिया गया। इक्ता सिस्टम क्या था, व्हाट इज इक्ता सिस्टम, तो लैंड गिवन टू ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को लैंड देना। द सुल्तान गेव सम रीजन्स टू हिज ट्रस्टेड ऑफिसर्स, जो सुल्तान था वो कुछ क्षेत्र, कुछ रीजन्स ट्रस्टेड, अपने ट्रस्टेड ऑफिसर्स को देता था। इनको इक्तादार से बोला जाता था। टैक्स कलेक्शन यहाँ पर दूसरा दिया गया, टैक्स कलेक्शन। द इक्तादार वुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दोज रीजन्स, उन रीजन से जो इक्तादार्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। समझ में आए, देखो इक्ता सिस्टम क्या था, तो ऑफिसर्स कुछ ऑफिसर्स को लैंड दिया जाता था, जगह दी जाती थी ताकि वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो भी सुल्तान उन रीजन से टैक्स, ट्रस्टेड ऑफिसर जो भी थे यानी जो सुल्तान थे, वो उन रीजन से टैक्स कलेक्ट करते थे, इनको इक्तादार से बोला जाता था। आफ्टर कीपिंग द नीडेड एक्सपेंसेस, अपने जो भी खर्च थे उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खर्च कर लेने के बाद जो भी पैसे बचते थे तो फिर वो सुल्तान के खजानों में फिर उनको भेज दिया जाता था, उनको जमा कर दिया जाता था। आर्मी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो दिया गया द इक्तादार वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल बाय मेंटेनिंग सोल्जर्स एंड आर्मी इन हिज एरिया। जो इक्तादार थे वो उनको अपने सोल्जर्स को मेंटेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, या फिर अपने एरिया में आर्मी की भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्तादार्स को ही होती थी। हालांकि ये जो पोस्ट था ना, ये हेरिडिटरी नहीं था। ऐसा नहीं कि बच्चों के जैसे कि कोई किसी के पिता काम कर रहे हैं इक्तादार का तो उसका बेटा भी इक्तादार से बने, ये हेरिडिटरी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, ये दूसरा टॉपिक है। अकबर वांटेड हिज एम्पायर टू रन बेटर, जो अकबर था वो चाहता था कि वो अपने एम्पायर को अच्छे से चलाए, जिसके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम को चेंज करा। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स और उनको जॉब्स दिए, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स अपॉइंट करा और उनको जॉब्स दिए। जैसे दीवान रखा, दीवान का जॉब क्या था, तो पैसों का या टैक्सेस का देखभाल करना। मीर बख्शी रखा, मीर बख्शी का रोल था कि ये आर्मी या फिर सोल्जर्स को मैनेज करना। खान आई सामान का क्या रोल था, तो इसका रोल था हैंडल करे पब्लिक वर्क, जैसे बिल्डिंग रोड्स बनाना,
ट्रेड फार्मिंग का, रॉयल हाउस होल्ड का, राज जो भी महल वगैरह रहते थे उनके जो भी चीज़ें घटती बढ़ती थी उसको देखना। सादर का रोल क्या था, तो जस्टिस, रिलीजन और एजुकेशन को देखना। ठीक है, आगे समझते हैं। दिया गया है अकबर्स एम्पायर डिवीजन। अकबर का जो एम्पायर का डिवीजन हुआ वो कैसे था, कैसे कैसे डिवीजन हुआ। तो अकबर्स एम्पायर हैड 12 बिग पार्ट्स। अकबर के एम्पायर का 12 बड़े पार्ट्स हैं जिनको सूब्स या फिर प्रोविंसेस बोला जाता है। ईच प्रोविंस हैड द सेम टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स। प्रत्येक प्रोविंसेस में सेम टाइप्स के ऑफिसर्स होते थे, जैसे दीवान, मीर, बख्शी, ये सब होते थे। प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो प्रोविंसेस थे ये छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड करा गया था। ऑफिसर्स चेक्ड ईच अदर्स वर्क सो नो वन कुड चीट। ऑफिसर्स जो थे वो हर कोई एक दूसरे के वर्क को चेक करते थे, जिससे कि कोई भी एक दूसरे को चीट नहीं कर सकता था। मतलब ये जो 12 प्रोविंसेस थे, यानी जो सूब से थे, 12 बिग पार्ट्स जिनको सूब या फिर प्रोविंसेस बोला गया है, ये 12 जो भी ऑफिसर्स इनमें काम करते थे वो सब एक दूसरे के वर्क को चेक किया करते थे ताकि कोई एक दूसरे के साथ चीट ना कर सके। आगे है अकबर्स मनसाबदरी सिस्टम। ये क्या था, व्हाट वाज मनसाबदरी सिस्टम। मनसाबदरी सिस्टम किसको बोला जाता है, तो अकबर क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर ऑफिसर्स वेयर गिवन अ रैंक। जो अकबर था वो एक प्रकार का सिस्टम क्रिएट करा था जिसमें वो ऑफिसर्स को रैंक के अनुसार बांटता था, जिसको मनसाब बोला जाता था। ठीक है, द हायर द रैंक, जितना ज़्यादा रैंक रहता था उसको उतनी बड़ी आर्मी दी जाती थी। अच्छा, मनसाबदर्स क्या करते थे, तो अपने रैंक के हिसाब से उनको सोल्जर्स मिलता था, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स, ये सब मिलते थे। व्हेन द किंग नीडेड एन आर्मी, जब भी किंग को आर्मी की ज़रूरत होती थी तो ये जो ऑफिसर्स होते थे ये अपनी सेना लेकर आते थे। आगे यहाँ पर दिया गया है हाउ डिड दे गेट पेड। उनको कैसे पे किया जाता था, यानी जो मनसाबदर्स थे इनको कैसे पे करा जाता था। तो दे वेयर गिवन लैंड, जिसको यहाँ जागीर बोला गया, लैंड को ही जागीर बोला गया है। ठीक है, तो उनको जागीर दिया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। दैट्स वाई दे वेयर ऑल्सो कॉल्ड जागीरदार्स। तो मनसाब को इस वजह से जागीरदार्स भी बोला जाता था क्योंकि उन्हें लैंड से दिया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। आगे यहाँ पर दिया गया एक क्वेश्चन है कि वाज इट इक्वल फॉर एवरीवन। क्या ये सभी के लिए एक जैसा था, तो नहीं। अकबर रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, मतलब सभी धर्मों के लिए क्या एक जैसा था, नहीं। ये भले ही अकबर सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता था, हालांकि कम उम्र था तो रिस्पेक्ट नहीं करा था। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया तो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करने लगा, तो सभी के साथ वो एक जैसा ट्रीट नहीं करता था। जैसे जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे इनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, और इनकी जो संख्या थी लगभग 1/3 ही थी। इनकी संख्या 1/3 ही थी, मतलब ज़्यादातर लोग नॉन मुस्लिम्स लोगों को मनसाब नहीं बनाया जाता था, बहुत कम पोस्ट ही इनको मिलता था। ठीक है, वहीं फॉरेन मुस्लिम्स वेयर प्रीफर्ड मोर देन इंडियन मुस्लिम। जो इंडियन मुस्लिम्स हुआ करते थे ना वो भी कम हुआ करते थे इन कंपेयर टू फॉरेन मुस्लिम। फॉरेन मुस्लिम्स भी ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, आगे है हु वाज टोडरमल। टोडरमल कौन था, तो ये अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टमैटिक एंड इफिशिएंट रिवेन्यू सिस्टम। इसने एक सिस्टमैटिक और इफिशिएंट रिवेन्यू सिस्टम भी शुरू करी। ठीक है, टोडरमल ने। याद रखना, टोडरमल के बारे में पूछा जाए तो याद रखना कि अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था और इसने एक सिस्टमैटिक इफिशिएंट रिवेन्यू सिस्टम शुरू करा। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स लिव, पीपल्स लिव्स। ठीक है, बिटवीन द 13th एंड 17th सेंचुरीज पॉलिटिकल पावर इन इंडिया केप्ट चेंजिंग। 13th और 17th सेंचुरी के बीच में जो पॉलिटिकल पावर थी भारत में ये बदलती गई। बट द इकोनॉमी रिमेंड स्ट्रांग, लेकिन जो इकोनॉमी रही वो स्ट्रांग रही। आखिर इकोनॉमी स्ट्रांग रहने का क्या कारण था, भले ही पॉलिटिकल चेंजिंग हुआ बट इकोनॉमी स्ट्रांग रही, इसके पीछे का कारण क्या था। कारण था कि एग्रीकल्चर जो था वो एक सॉलिड बेस बना था। आर्टिसन जो थे वो एक्टिवली वर्क करते थे, मतलब क्लॉथ्स या फिर हैंडी क्राफ्ट जो था ये अच्छे से प्रोड्यूस करते थे। देयर वेयर विलेज बेस्ड एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज, विलेज बेस्ड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज थी, और एक लार्ज ट्रेड नेटवर्क था।
जिसके वजह से जो इकोनॉमी थी वो भारत में स्ट्रांग बनी रही, भले पॉलिटिकल ऑर्डर जो थे, पॉलिटिक्स जो थी वो अलग होती रही। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिक्स में बोलो, पॉलिटिकल मैप बदलती रही। यहाँ पर 3 टर्म है, श्रेणीज, जातीज और सिस्टम ऑफ क्रेडिट। ये तीनों क्या था? श्रेणीज का मतलब होता है गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब लोगों का एक ग्रुप जो कि वो सेम प्रोफेशन, सेम काम करते थे और अपने वर्क को कंट्रोल करते थे। अब जैसे 50 लोगों की एक ग्रुप है जो ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, तो वो लोग क्या करता, ये लोग क्या कहलाता था? ये लोग श्रेणीज या फिर गिल्ड्स कहलाते थे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सभी लोग अपने ही काम को कंट्रोल करते थे, सब एक दूसरे को देखते थे। दूसरा है जातीज। जातीज क्या था? ये प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज थी। कहने का मतलब है जैसे एक कुम्हार का बेटा है, कुम्हार बनेगा, एक किसान का बेटा है, किसान बनेगा। तो ये प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज थी कि उनको वो काम वही करना है, जो फादर जो भी जॉब करेंगे उनका बेटा वही करेगा। इसको यहाँ पर जातीज बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है सिस्टम ऑफ क्रेडिट। सिस्टम ऑफ क्रेडिट कहने का मतलब है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पैसा या फिर कोई सामान देता है, हालांकि बाद में वो वापस ले लेता है, लेकिन उसके बदले जो भी मतलब ब्याज लेता, इंटरेस्ट लेता था, वो अलग बात है। लेकिन इसी को बोला गया क्रेडिट ऑफ सिस्टम, क्रेडिट देना, लोगों को पैसा उधार में देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड सम इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डेवलप। सल्तनत पीरियड के दौरान कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए, जैसे कि रोड्स बना, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ब्रिजेस बना, कैनल्स और इरिगेशन वर्क अच्छा हुआ और नए सिटीज़ भी डेवलप्ड हुए। एक क्वाइन सिस्टम भी आया था जो कि मुगल्स ने शुरू करा था, याद रखना, एक प्रकार का क्वाइन सिस्टम था जो कि मुगल्स ने शुरू करा था। जो सिल्वर का रुपया था, इसको एक प्रकार का ये सिल्वर का रुपया लाया गया मुगल्स लोगों के द्वारा, ठीक है। सिल्वर का रुपया को शुरू करा गया था और कॉपर का डैम शुरू करा था। कॉपर का डैम, डैम का मतलब होता है एक प्रकार का क्वाइन, तो कॉपर का क्वाइन शुरू करा और सिल्वर का रुपया शुरू करा था मुगल्स लोगों ने। आगे यहाँ पर दिया गया है कि एग्रीकल्चर इज द मेन बेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ऊपर में भी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर जो था वो इंडिया का बेस था, ठीक है। बेस, इंडियाज इकोनॉमी का वो एक बेस था। लेकिन ये कैसे कैसे एग्रीकल्चर इंडिया का बेस इकोनॉमी था, इंडियाज की इकोनॉमी का वो बेस था? तो किंग्स कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। जो किंग था वो टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर से, ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को चला सके। ये जो टैक्स होता था ये एक प्रकार से लैंड रिवेन्यू के फॉर्म में वो उनसे वसूलते थे कि तुम्हारे पास ज़मीन है तो तुम्हारे पास जितना ज़मीन है उसका टैक्स दो। तो देखा जाए ना तो उनके हार्वेस्ट का कुछ पोर्शन टैक्स के रूप में किसानों से लिया जाता था। जैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो है, जो टैक्स लिया जाता था नॉर्मली, वो 1/5 लिया जाता था उनके हार्वेस्ट का, जितना भी उनका फसल होगा उसका 20%, 1/5 मतलब 20% उनको टैक्स दे देना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो कि हाफ उनके हार्वेस्ट का, उनके फसलों का आधा टैक्स ले लेते थे, मतलब कि 50% टैक्स ले लेते थे। आगे दिया गया है व्हाट वाज ग्रोन, वो क्या ग्रो कर उन्होंने करा? तो नए कैनल्स, वेल्स, वाटर सिस्टम को उन्होंने बिल्ड करा, फार्मिंग को इंक्रीज करा। और ग्रो क्या करा? तो फूड क्रॉप्स में उन्होंने ग्रो करा, जैसे कि खाने वाले क्रॉप्स में ग्रो करा था राइस, व्हीट, बैर्ली, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस, ये सब। वहीं जो नॉन फ्रूट क्रॉप्स हैं इनमें इन्होंने ग्रो करा, जैसे कॉटन, ताकि कपड़े बनाए जा सके, और सिल्क, वूल, डाइज, टिम्बर यानी लकड़ी, जूट, ये सब उन्होंने नन फूड क्रॉप्स में ग्रो करा। फूड क्रॉप्स में ये सब सारे चीज़ें किसान लोग ग्रो करते थे और नन फूड क्रॉप्स में ये सब सारी चीज़ें ग्रो करते थे। आगे यहाँ पर दिया गया है आउटपुट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड द टाइम पीरियड। हालांकि जो आउटपुट थी वो अकॉर्डिंग टू रीजन या फिर टाइम पीरियड में ये बदलती रहती थी। मैनी फैमाइंस ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस पीरियड में, इस समय के दौरान बहुत सारे अकाल भी देखने को मिले, कहीं कहीं फसलें बर्बाद भी हो गई थी। और ये अगर फसल बर्बाद हो जाती थी ना तो ये टोटली डिपेंड करता था कि जो रूलर है वो कितना दयालु है। अगर दयालु है रूलर तो अच्छे से वो हेल्प कर देता था, अकाल का उतना महसूस नहीं होता था किसानों को। बट अगर जो राजा था वो दयालु नहीं होता था तो फिर किसानों की मृत्यु तक भी हो जाती थी, ठीक है, याद रखना। आगे है पीपल डू दीज एक्टिविटीज़। लोग ये सब काम करते थे, जैसे कि
ऊपर में तो देखा कि हमने फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स तो वो ग्रो करते थे लोग, लेकिन उसके अलावे भी वो टेक्सटाइल्स में कपड़े बनाने का काम करते थे। पीपल मेड वीपन्स, लोग वीपन्स सामान मतलब लड़ाई का सामान बनाते थे, टेंसिल्स बनाते थे, ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। अच्छा, उस समय जो सीक मेकिंग था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, सीक बनाने का काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि एज ट्रेड वाज कैरिड आउट थ्रू रिवर्स और एंड सीज। जो ट्रेड थी वो रिवर्स और सीज के थ्रू ही, समुद्र और नदियों के थ्रू ही ये ट्रेड होता था, व्यापार होता था। इस वजह से शिप मेकिंग भी काफ़ी तेज़ी से उस समय हो रहा था। आगे है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स वेयर सेंट फ्रॉम कोस्टल टाउन्स लाइक कैलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली। जो इंडियन गुड्स थे ये इन कोस्टल टाउन्स के द्वारा, इन समुद्र तट्स के द्वारा इनको भेजा जाता था, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। जैसे कैलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, इन सब पोर्ट के द्वारा इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट होता था। हालांकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट होती थी वो ज़्यादा होती थी और इंपोर्ट वो कम करते थे। इंपोर्ट क्या होता था? इंपोर्ट होता था जैसे कि सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स या फिर लग्जरी गुड्स। आगे यहाँ पर दिया गया है मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्सिया, पर्सिया जो कि आज के ईरान में है, सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स। इनके जो व्यापारी थे, जैसे अरेबिया के, पर्सिया के, सेंट्रल एशिया के, इनके जो व्यापारी थे ये इंडियन पोर्ट्स में आके बस गए थे, सेटल्ड हो गए थे, जिसके वजह से यहाँ की जो ट्रेड एक्टिविटी थी वो भी इंक्रीज हुई थी। अब यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है, हुंडी सिस्टम। हुंडी सिस्टम क्या था? तो ये एक प्रकार का मेथड था पैसा भेजने का एक प्रकार का मेथड था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, विदाउट कैरिंग फिजिकल कैश, कोई कैश ले जाए बिना पैसा भेजने का एक प्रकार का सिस्टम था। जैसे अभी बैंकिंग सिस्टम है, बिना पैसा ले जाए आप कहीं पर भी पैसा भेज सकते हो, इसी प्रकार से वहाँ पर भी उस समय भी एक हुंडी सिस्टम चलता था, जिससे कि लूटपाट का, रॉबरी का जो रिस्क होता था ये कम हो जाता था। आगे दिया गया है रोल ऑफ टेम्पल्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मंदिरों का क्या रोल होता था? तो टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेसेस फॉर वर्शिप और लर्निंग। जो टेम्पल्स होते थे ये सिर्फ पूजा करने के लिए या सीखने के लिए ही नहीं होते थे, दे ऑल्सो बिकेम मार्केट्स एंड बिजनेस सेंटर्स। ये मार्केट्स और बिजनेस सेंटर्स भी ये बन गए थे। किंग्स गेव लैंड एंड मनी फॉर टेम्पल। जो राजा हुआ करते थे ये टेम्पल्स के लिए ज़मीनें या फिर पैसा भी देते थे। पैसा को यहाँ पे धना भी बोला गया है, तो कहीं अगर धना लिखा हुआ आ जाए तो कुछ और मत समझ लेना, ये पैसा ही है, ठीक है। तो टेम्पल्स के लिए जो राजाएं होते थे, जो भी रूलर्स उस समय के होते थे, वो मंदिरों को दान दिया करते थे। आगे है टेम्पल्स मैनेजर्स यूज दिस मनी टू। जो टेम्पल के मैनेजर्स थे वो इन पैसों से वाटर सिस्टम को इम्प्रूव करते थे, जैसे कि कैनल्स या फिर टैंक्स वगैरह बनाते थे, धर्मशाला या फिर छात्रम्स बनाते थे पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रियों के लिए। अच्छा, क्रेडिट लोन्स भी वगैरह देते थे, जो भी व्यापारी थे उनको लोन्स वगैरह भी देते थे। जो ज़मीनों में जो लोग रहते थे इनलैंड में, उनको भी ये फंड देते थे, या फिर समुद्री ट्रेड के लिए भी ये मंदिर टैक्स वगैरह दिया करती थी या फिर फंड वगैरह दिया करती थी। आगे है प्रॉब्लम विथ फार्मर्स इन द लेट 16th सेंचुरीज। मतलब लगभग 1600 में क्या हुआ था कि फार्मर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए। क्या प्रॉब्लम्स हुए? क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ? तो आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू इंटरमीडियरी, देखो वो टैक्स तो वो देते ही थे, साथ ही साथ जो इंटरमीडियरीज लोग थे यानी जो बीच के लोग थे व्यापार करने के दौरान, ठीक है, उनको भी कुछ पेमेंट देना पड़ता था। तो जिसके वजह से जो फार्मर्स थे उनके पास बहुत कम शेयर ही हार्वेस्ट का बच पाता था। तो मैनी फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड, बहुत सारे फार्मर्स को इसकी वजह से उनकी ज़मीनें छीन गई, ठीक है। एंड बिकम बॉन्डेड लेबर्स, और उनको बंधुआ मजदूर जो है वो बनने पे मजबूर कर दिया गया, ठीक है, बॉन्डेड लेबर्स उनको बना दिया गया। आगे है आर्टिसंस एंड लेबरर्स ऑल्सो लिव्ड इन डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन। जो आर्टिसंस या लेबर्स थे इनको भी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ जीना पड़ रहा था। आगे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू अरब एंड यूरोपियन ट्रेवलर्स, अरब और यूरोपियन ट्रेवलर्स के अनुसार
इंडिया में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन था, बट मोस्ट ऑफ ए दिस वेल्थ वाज इन द हैंड्स ऑफ, लेकिन ज़्यादातर जो ये धन था ये रूलर्स के हाथों में रहता था, या तो कोर्टियर्स के हाथ में रहता था, या तो हाई ऑफिशियल्स के पास रहता था, या तो बड़े व्यापारियों के पास रहता था, या फिर आर्टिसंस के पास नहीं रहता था। ठीक है। अगर हम इंडिया के ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इंडिया वाज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बट पॉलिटिकली अनस्टेबल। ये मैंने पहले भी बताया कि जो इंडिया था इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था। ठीक है, वेल्थ धन ज़्यादा था, लेकिन ये पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा। ठीक है, मतलब बहुत सारे चेंजेस होते रहे। मैनी चैलेंजेस केम, बहुत सारे चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ा, बट पीपल शोड रिजाइलेंस, लेकिन लोगों ने रिजाइलेंस बनाए रखा, मतलब कि शांति बनाए रखा। न्यू क्रिएशंस ऑल्सो इमर्ज्ड इन आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज़, और साथ ही नए क्रिएशंस भी उभरे जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ में। तो बस ये चैप्टर अब आपका यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स के साथ हमने यहाँ पर आपको इस चैप्टर को समझाया है। इस चैप्टर को मैंने कम्प्लीटली पहले एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशंस करवा दिया, फिर इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ये सारे मैंने अपलोड भी अपने चैनल पे कर दिए हैं। तो आगे के भी चैप्टर्स को अगर आपको इसी तरह से समझना होगा तो चैनल को बस आप सब्सक्राइब करके रखे रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।